नमस्कार साथियों, सभी को राम राम राधे राधे। तो भाई आज की इस क्लास में आप सभी का वेलकम है। आज हम डिस्कस करेंगे एस्टेट पीआरटी एग्जाम 2024 जो कि हमारा इसी साल जुलाई 2025 में हुआ था। तो इस एग्जाम के मैथ सेक्शन को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और अगर मैं बात करूं इस एग्जाम के लेवल के बारे में, तो ये जो एग्जाम था आपका 2024 का जो टीजीटी मैथ का एग्जाम था उससे भी थोड़ा सा हार्ड था। हालांकि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन तो इजी थे, लेकिन इसमें मैथ्स पेडागोजी जो है वो ज्यादा पूछी हुई थी। तो उसके लिए आपको पेडागोजी पढ़नी पड़ेगी, जिससे आप जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो क्लास को देखते हैं, डिस्कस करते हैं। और बता दूं आपको, किसी भी एग्जाम की अच्छी तैयारी के लिए आपको उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो पहले जरूर कर लेने चाहिए, जिससे आपको एग्जाम का पैटर्न पता लगे। लेकिन हाँ, एस्टेट का क्या पैटर्न है इसको तो मैं तो नहीं समझ पाया, क्योंकि लास्ट ईयर के पेपर देखें और जो मतलब उससे पहले पेपर हुए हैं उनमें कोई पैटर्न जो है वो सेम फॉलो नहीं करता। कभी पता लगा पेडागोजी का एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, कभी लग रहा है कि 10-12 क्वेश्चन आ गए। तो कोई सिस्टम नहीं है, कोई मतलब एक पर्टिकुलर हम ये नहीं कह सकते कि इस फॉर्मेट को फॉलो किया जा रहा है। हाँ, लेकिन हर चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट टाइप्स होती हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं को बार बार पूछा जाता है। और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर पढ़ा चुका हूँ। इसके लिए आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, और वहां पर आपको एस्टेट मैथ रामबाण क्लास 2022 मिलेगी, 23 मिलेगी। और 2024 में हमने ब्रह्मास्त्र क्लास की थी। उनको अगर आप देखेंगे तो मैथ सेक्शन आपका एग्जाम में इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है। आप ये सोचते हैं कि सर नई क्लास कब लेके आओगे? अरे अभी तो रिसेंटली तो पढ़ा है, लास्ट वाला जो है वो जुलाई में तो हुआ था 2025 में। तो वो सारा करवाया है, आप देरी ना करें। एग्जाम आ चुका है, फॉर्म ओपन हो चुके हैं। ठीक है। तो आप बिना देरी किए क्लासेस से तैयारी कर सकते हैं। बता दिया मैंने आपको, रामबाण क्लास 2022-23 और ब्रह्मास्त्र क्लास 2024, इसे आप देखें पहले। ठीक है। तो करते हैं फिर क्लास को शुरू। और सबसे पहले हम कॉमन सेक्शन को डिस्कस करेंगे। और कॉमन सेक्शन जो है हमारा, उसमें जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है वो आपका सबसे पहले मेंसुरेशन टॉपिक का है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं हर बार एग्जाम में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी छोटी गेंदें बनाई जा सकती है? हाउ मेनी सॉलिड बॉल्स ईच रेडियस 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ सॉलिड स्फीयर whose रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। तो देखो भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, मैंने आपको पहले भी बताया इस बारे में, कि जब भी हमें नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर्स काउंट करने हैं, कितनी छोटी गेंदें बनाई जाएंगी, तो टोटल नंबर कितनी बनेगी वो डिपेंड करता है जिसमें से आप बना रहे हो उसके वॉल्यूम को रखो ऊपर। किसमें से बना रहे हैं? 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से। तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। ठीक है भाई, रेडियस यहाँ पर 8 दे रखा है तो सीधा मैंने 8 क्यूब लिख दिया। और इससे कितनी छोटी गेंदें बनाई जा रही हैं? तो एक छोटी गेंद का वॉल्यूम, तो छोटी गेंद भी सॉलिड है तो उसका वॉल्यूम अगेन 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। तो इसका रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, क्लियर है? तो यहां से देखिए 4/3 पाई से ये कट जाएगा। 8 का क्यूब होता है 512 और एक का क्यूब एक ही होता है। तो इसलिए जो आंसर बनेगा वो हमारा 512, ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। ठीक है, क्लियर है ये फर्स्ट क्वेश्चन? बिल्कुल। आप देखिए कितनी देर का क्वेश्चन था। ये तो चीजें लिखने ही नहीं होती, पर मैं समझा रहा हूं इसलिए मैं इनको बता देता हूँ। ठीक है। तो 8 का क्यूब 512 और 1 का क्यूब 1 ही था, तो इसलिए आंसर जो बनेगा दैट इज ऑप्शन 3, 512। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 62 नंबर। 62 नंबर आपका परसेंटेज टॉपिक का एक क्वेश्चन है। एक परीक्षा में एक अभ्यर्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। अभ्यर्थी ने 210 अंक प्राप्त किए और 90 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गया, तो अधिकतम अंक कितने हैं? इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट मस्ट गेट 40% मार्क्स टू पास। अ कैंडिडेट गोट 210 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 90 मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स। तो अब आप मुझे एक बात बताइए सिंपल सी, अगर एक स्टूडेंट 210 नंबर ले आया और 90 नंबर से वो फेल हो गया, तो मैं कह दूं कि उसको पास करना है, तो यानी कि उसको 210 में 90 नंबर और चाहिए, तभी तो वो पास होगा। कि 210 नंबर वो ले आया और 90 से फेल हुआ, तो यानी कि उसको 90 नंबर और दे दिए जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो पास हो जाएगा। और यही जो है वो 40% के बराबर बन जाएगा। किसके बराबर बन जाएगा? 40% के बराबर।
यानी कि 40% की वैल्यू यहाँ पर 300 आ रही है, तो 100% यानी कि टोटल मार्क्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो टोटल मार्क्स कैसे निकालेंगे? 1% किसके बराबर होगा? 300 बटे में 40 इंटू में 100। ठीक है भाई, ये बात आई है समझ में आपको भी? 40% जो है वो किसके बराबर है? 210 और 90 300 के बराबर हुआ ना। तो 40% अगर 300 बना रहे तो 100% कितना बनाएगा? तो 300 बटे में 40 गुना में 100। तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 से काटेंगे 150 पे, और 150 पंजे 750, यानी कि 750 अंक जो है ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा ऑप्शन 3 750। क्लियर? आगे समझ में? तो क्वेश्चन इजी था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है भाई, तो रीजनिंग हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मैथ सेक्शन को करेंगे डिस्कस। अगला क्वेश्चन भी रीजनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ रहा है, सारे मिक्स हैं इसमें। 70 नंबर आपका है, 70 नंबर क्वेश्चन आपका जो है मैथमेटिक्स का। नेक्स्ट तो क्वेश्चन है कि भाई यदि नारंगियां 100 रुपए में 11 नग की दर से खरीदी जाती है, यानी कि 100 रुपए की 11 और 110 रुपए में 10 नग की दर से बेची जाती हैं, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? इफ ऑरेंजेस आर बोट एट ₹100 फॉर 11 पीस एंड सोल्ड एट ₹110 फॉर 10 पीस, देन प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक का क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास है। और इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को करने के लिए आपने क्या करना है? एक साइड तो आपने लिखना है आर्टिकल, आर्टिकल जिसे आप हिंदी में बोलते हैं वस्तु, और राइट साइड में आपने लिखना है प्राइस यानी कि मूल्य। ठीक है भाई, आप देखो 100 रुपए में 11 नग, यानी कि 100 रुपए दिए और 11 जो है वो नारंगी क्या करी? खरीदी, यानी कि ये कॉस्ट प्राइस है यहाँ पर। ठीक है भाई, क्लियर है ये बात? खरीदी है यहाँ पर 100 रुपए में 11, और 110 रुपए में 10 बेच दी। 110 रुपए में 10 क्या कर दी? बेच दी। तो ये क्या है यहाँ पर? सेलिंग प्राइस, यानी कि इस रेट से हो रहा है। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपसे प्रॉफिट या लॉस पूछेगा, जो भी पूछेगा, तो उसके लिए आपने याद रखना है इसको करना है इधर मल्टीप्लाई, इसको करना है इधर। ठीक है, अगर इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी तो ये बनेगा 1000, और अगर इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी तो 11 11 121 होते हैं, और ये जीरो पीछे एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं ये भी बात बता दूंगा इसके लिए। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो आप इस अप्रोच का इस्तेमाल करें, क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब यहां से देखिएगा, खरीद के लाया 1000 रुपए की और बेच रहा है वो 1210 रुपए की, तो भाई कितना प्रॉफिट हो गया? 210 रुपए का। क्या ये बात आई समझ में? 1000 का सामान अगर 1210 का बेच रहा है तो 210 रुपए उसका प्रॉफिट हो गया। लेकिन परसेंट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? 210 बटे में खरीद वाला रेट यानी कि क्रय मूल्य और गुणा में 100%। 100% या 100 जो आपको अच्छा लगे वो लगा सकते हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इससे ये कट गया, आंसर बिकम्स 21%। 21% लाभ जो है वो यहाँ होगा, ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? तो ये जो हमने ऐसे तिरछे मल्टीप्लाई किए ये क्यों किए हैं? ऐसा करने से क्या है, ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर भाई? जितनी खरीद के लाया उतनी बेचने पर कितना उसको प्रॉफिट हुआ, ये यहां से हमने कैलकुलेट किया। तो ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है इससे बेसिकली हुआ क्या? इन वस्तुओं की संख्या को इक्वल किया गया है। कैसे? देखो, ऊपर में मल्टीप्लाई किससे हुआ था? ऊपर में मल्टीप्लाई हुआ था 10 से, तो इधर भी इधर भी। नीचे में मल्टीप्लाई हुआ था 11 से, इधर भी और इधर भी। ऐसे ही हुआ था ना क्रॉस में। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे ये 10 गुना हुआ था। अगर रेट 10 गुना हुआ है तो फिर सामान भी तो 10 गुना मिलेगा। यानी कि 110 नारंगी यहां पर आई थी 1000 रुपए की, और 10 गुना 11 फिर से 110 नारंगी बेची गई 1210 रुपए की। तो जैसी आर्टिकल्स हमारे इक्वल हुए, वस्तुओं की संख्या बराबर हुई, तो हमें ये तय करना आसान हो गया कि यहाँ प्रॉफिट है या लॉस है। ठीक है, तो ये बेसिक फंडा यहाँ पर होता है। तो बस हमने आगे आगे मल्टीप्लाई की थी, तो इसलिए हम इधर नहीं करके दिखा रहे, बट दिस इज द कंसेप्ट। ठीक है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर। उसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन 71 नंबर, ये भी आपका रीजनिंग का है 72। और ये जो एग्जाम की पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि सबसे छोटी संख्या जो 9 12 28 और 30 से पूर्णतः विभाजित है, द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 12 28 एंड 30। अब देखो भाई, यहाँ क्वेश्चन जो है वो एलसीएम का है। तो एक तरीका तो ये है कि आप इस क्वेश्चन को ऐसे 9 12
28 और 30, 9 12 28 और 30 ऐसे लिखें और एलसीएम निकाल लें, और जो भी आपका एलसीएम आएगा वही आपका आंसर बन जाएगा। दिस इज फर्स्ट मेथड। इस क्वेश्चन को करने के ये पहला मेथड है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन दूसरा मेथड क्या है कि भाई हम इसको और कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आप यहाँ डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता का नियम। ये वाला मेथड तो आप लोग कर लोगे, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, हालांकि पहले डिविजिबिलिटी रूल बता देता हूं। डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सबसे छोटी संख्या इन्हीं में से कोई एक होगी, इन्हीं में से कोई एक होगी। क्लियर है? तो आप देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है ये, तो हम इस संख्या को चेक करेंगे कि क्या ये 9 12 28 और 30 से डिवाइड हो जाती है। तुम कहोगे कि सर जी 9 से तो चेक कर लेंगे, लेकिन 12 से कैसे करेंगे, 12 तो बड़ा नंबर है। 12 भी कर लिया तो चलो, 28 से कैसे करेंगे, 28 तो और भी बड़ा नंबर हो गया, ठीक है। तो भाई मैं आपको बता दूं, 9 से 9 से वही नंबर कटेगा जिसके अंकों का योग 9 से कटेगा। तो आप देखिए यहाँ पर 6 और 3, ये 9 से कट रहा है, इसका मतलब ये नंबर 9 से कटेगा। क्लियर है पहली बात समझ में? 12 से, अब 12 का पहाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 12 के लिए आप इसके दो को प्राइम फैक्टर बना दें, सह अभाज्य गुणनखंड बना दें। ये क्या होते हैं? 12 जो होता है वो 2 6 12 भी होता है, लेकिन हमने 2 6 12 क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ये जो दो टुकड़े आप बना रहे हो, ये फर्दर नहीं कटने चाहिए किसी एक नंबर से। देखो ये 2 और 6 दोनों 2 से कट रहे हैं ना, तो इसका मतलब ऐसे टुकड़े नहीं लेने हैं आपने। कैसे लेने? को प्राइम, जिसे आप सह अभाज्य बोलते हैं, और वो होते हैं जो एक के अलावा किसी अदर नंबर से ना कटे, यानी कि जो फर्दर ना कटे। सिंपल सी बात यहां पर है, ठीक है। तो यहां पे अब मैं देखूंगा कि क्या 630 जो है वो 3 से कट रहा है। 3 से कौन सा नंबर कटेगा? जो जिसके अंकों का योग 3 से कटेगा। तो आप देखिए 6 और 3 9, 9 जो है वो 3 से कट रहा है, इसका मतलब नंबर कट रहा है आपका, ठीक है। अब 4 से कौन सा नंबर कटता है? 4 से वही नंबर कटेगा जिसके आखिरी के दो डिजिट 4 से कटेंगे। आप देखिए यहाँ पर 630 लिखा है, इसके आखिरी के दो डिजिट है वो 30 है। क्या 34 से कटता है पूरा पूरा? नहीं कटता। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा रिजेक्ट हो चुका है, यहीं से इसका खेल खत्म। अब आपको ये भी लगेगा, अरे सर इतने में तो हम इसको निकाल लेते, जितना टाइम आप यहां लगवा रहे हो। भाई ठीक है आप कर सकते हो, लेकिन मैं समझा रहा हूं चीज को। अगर आपको ये चीज आती तो इतनी देर में तो शायद क्वेश्चन खत्म हो जाता। जैसे ही मैंने देखा 4 से ये नहीं कट रहा, ये ऑप्शन बाहर हो गई, फर्स्ट आंसर नहीं है। अब इसके बाद छोटी कौन सी है? 1260। अब 9 से कैसे कटेगी? इसके अंकों का योग करके देखो, 6 2 8 और 1 9, 9 से कट रहा है तो मतलब 9 से कट रहा है। 9 से कट रहा है तो 3 से भी कटेगा, ठीक है। 4 से आखिरी के दो डिजिट देखो, आखिरी में क्या लिखा है? 60। 60 जो है वो 4 से कटता है, इसका मतलब नंबर जो है वो हमारा 4 से भी कटता है, ठीक है। तो 12 से कट गया। 28 से कौन सा नंबर कटेगा? जो 4 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा, ठीक है। अब 4 से तो हमने चेक कर लिया, 4 से तो कट ही रहा है। 7 से काट के देख लो, 7 एकम 7 बचेगा 56, 7 अटे 56, 7 से पूरा कट रहा है। आगे आई बारी 30 की। 30 से कौन सा कटेगा? जो 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, ठीक है। 5 से वही नंबर कटता है जिसके आखिरी में जीरो, इसके आखिरी में जीरो, 5 से कट रहा है। 6 से वो नंबर कटेगा जो 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। आपका नंबर 2 से भी कट रहा है और 3 से तो कट ही रहा था, तो इसका मतलब जो ऑप्शन 2 है वही इस क्वेश्चन का आंसर बन जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये को प्राइम फैक्टर बनाते हैं और फिर आप पहुंचते हैं आंसर। क्लियर है? तो ये था तरीका इसका। अगर आप फिर भी लगता है कि नहीं हमें तो ऐसे ही करना है, तो फिर आप इस मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए यहां एक ऐसा नंबर रखें जिससे कम से कम दो कटें। जैसे मैं दो की बात करूं, 2 6 12, 2 14 28, 2 15 30। क्या फर्दर दो नंबर कट रहे हैं? बिल्कुल दो से कट रहे हैं। 9 2 तिया 6, 2 7 14, ये एज इट इज। फिर देखो 3 से कट रहे हैं, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ठीक है। अब फर्दर नंबर नहीं कट रहे हैं, तो अब जो बचा है उसकी मल्टीप्लाई कर ले। तो 7 पंजे 35 दूनी 70 दूनी 140, 140 दिए 420, 420 की 3 से करेंगे तो 3 दूनी से 300 के 12, तो 1260 आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इसका आंसर है। जो मेथड आपको अच्छा लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 74, 74 नंबर कह रहा है कि एक कक्षा में कुल 60 विद्यार्थी इस प्रकार हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 2 गुनी है। ये तो रीजनिंग क्या भाई। नितिन ने अंतिम परीक्षा में 17वां स्थान अर्जित किया, यदि नितिन के आगे 9 लड़कियां हैं तो उसके बाद कक्षा में कितने लड़के हैं? भाई रीजनिंग का है, ठीक है, अपन की रेंज से बाहर है भाई।
सारा करेंगे सोल्व तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो फिलहाल मैथ्स पे याद आते हैं। तो क्वेश्चन है कि सरल ब्याज दर पर, सरल ब्याज यानी कि साधारण ब्याज है, एक राशि 4 वर्षों में 1120 रुपए और 5 वर्षों में 1200 रुपए हो जाती है, तो मूलधन कितना होगा? अ सिंपल इंटरेस्ट रेट एंड अमाउंट becomes rupees 1120 in 4 years and rupees 1200 in 5 years, principal amount is। अब देखो भाई, साधारण ब्याज, इसको साधारण क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हर साल सेम रहता है, समान रहता है। जितना पहले साल होगा उतना ही दूसरे साल, उतना ही तीसरे साल, इसी तरह से हर साल जो है ये सेम रहता है। ठीक है, तो अब आप देखिए, साधारण ब्याज से कोई धन 5 साल में तो कितना हो गया था? 1200 रुपए। और 4 साल में कितना हो गया था? 4 साल में वो था 1120 रुपए। तो मैं अगर आपसे कहूं कि एक साल में कितना ब्याज बढ़ा, तो तुम कहोगे एक साल में जो है वो 80 रुपए ब्याज बढ़ गया। क्यों भाई, क्या ये बात आ रही है समझ में? ठीक है भाई, एक साल में 80 रुपए, इसका मतलब ब्याज हर साल 80 रुपए मिल रहा था। ठीक है, तो ये जो 1120 रुपए हमारे पास हैं, ये बेसिकली अमाउंट है, मिश्र धन है। उसने कहा सरल ब्याज दर पर एक राशि 4 साल में 1120 होगी, यानी कि इस राशि के अंदर, इस 1120 के अंदर आपका प्रिंसिपल भी छिपा बैठा है और आपका जो ब्याज है वो भी इसके अंदर शामिल है। ठीक है, तो 1120 रुपए है, तो अगर मैं इसमें से ब्याज निकाल लूंगा तो बचेगा कौन? प्रिंसिपल बचेगा। ठीक है, तो अब ब्याज कैसे निकालूंगा? मुझे पता है एक साल में 80 रुपए ब्याज मिलता है, तो 4 साल का कितना हो गया? सिंपल इंटरेस्ट 4 साल का, 80 चौके 320। ठीक है, ये मैंने क्या किया? 80 गुणा 4, क्योंकि एक साल का 80 रुपए है, तो ये कितना बन गया? 800 रुपए बन गया प्रिंसिपल। ठीक है, तो 800 रुपए जो है वो हमारा मूलधन है, ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ज्यादा देर के क्वेश्चन थे ही नहीं, ये समझाने के लिए इतना लिख रहा है, आप दिमाग में ऐसे देख लिया करो। बोला यार 1120 के 1200 हो गया, यानी कि 80 रुपए एक साल में बढ़े हैं, तो 80 चौके 320 रुपए, इसमें से माइनस करूंगा, सीधा ही 800 रुपए हो जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट 76 नंबर, 76 नंबर, अगेन मेंसुरेशन का, क्षेत्र मिति का क्वेश्चन है यहाँ पर। और आपको बता दूं, जो भी एग्जाम क्रैक करना चाहे, चाहे वो पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीजीटी कर रहे हैं, चाहे पीजीटी कर रहे हैं, मेंसुरेशन टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो इसको छोड़ेगा तो एग्जाम छूटने के पूरे चांस है। ठीक है, तो एक वर्ग का परिमाप 24.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है, तो वर्ग की भुजा कितनी होगी? द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज द सेम एज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 24.5 सेंटीमीटर, साइड ऑफ द स्क्वायर इज। देखो भाई, ये है हमारा एक वर्ग, स्क्वायर, जिसकी सारी साइड क्या होती हैं? बराबर होती हैं। सारी साइड कैसी होती हैं इसकी? बराबर होती हैं। ये है आपका एक सर्कल, ये है इसकी त्रिज्या r। ठीक है, अगर बात करूं मैं इसके परिमाप की, तो परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, यानी कि ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, यानी कि कितना बनेगा? 4 पाई 4a। अगर मैं बात करूं इसके परिमाप की, जिसको परिधि भी बोलते हैं, वो क्या है? इस आउटर आउटर सरफेस का जो है कितना होता है? तो वो होता है इसका 2 पाई r। कितना होता है? 2 पाई r। और ये दोनों आपस में बोल रहे हैं बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहे हैं। कह रहे एक वर्ग का परिमाप 24.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है, यानी कि ये 4a जो है वो 2 पाई r के बराबर है। तो यहां से हमसे पूछना क्या चाह रहा है? कह रहा है वर्ग की भुजा बता दो, तो बस वैल्यू रख दो, पाई होता है 22/7, और रेडियस दे रखा है 24.5। पॉइंट हटा दो, नीचे 10 लगेगा। ठीक है, 2 से 2 पे कटा, 2 से 11 पे कटा, 7 से 7 से 21, 7 पंजे 35। ठीक है भाई, 35 गुणा 11 करेंगे तो 5, 5 और 3 8, 3, और नीचे 10 होने से पॉइंट लगेगा यहाँ पे, तो 38.5, 38.5, ऑप्शन नंबर 4 में लिखो। क्लियर है? कोई मुश्किल थी? तो आप देखेंगे यहाँ पर मैथ्स के जो क्वेश्चन है कितने फटाफट सोल्व हो रहे हैं। ठीक है ना, तो काफी तेजी से यहाँ सोल्व हो रहे हैं मैथ के क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है आपका ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन है। कह रहा है कि जब एक पेड़ की छाया पेड़ की ऊंचाई की √3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ट्री इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ ट्री इज। देखो भाई, ये कंसेप्ट मैंने टीजीटी मैथ का पेपर कराया था, तब भी आपको समझाया था। यहाँ पर बेसिकली वो बोल क्या रहा है? वो बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज है यहाँ पर, इस हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर लेते हैं सारी राइट एंगल ट्रायंगल। कह रहा है एक पेड़ की छाया, यानी कि ये क्या है? पेड़ है, हाँ जी,
और ये है इसकी छाया यानी कि शेडो। ठीक है, ये पेड़ है, ये उसकी शेडो है। एक पेड़ की छाया पेड़ की ऊंचाई की √3 गुना है। इसका मतलब अगर ये एक है तो इसका √3 गुना कितना होगा? √3 ही होगा। क्यों भाई, बात आ रही है समझ में? अगर ये मैंने एक लिया, एक क्यों लिया? क्योंकि एक का जितने भी गुना बोलेंगे उतना ही वो आ जाएगा। एक का 4 गुना 4 ही होगा, एक का 1.5 गुना 1.5 ही होगा, तो एक का √3 गुना √3 ही होगा। तो उस टाइम पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? तो भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल बनती है इस हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर। तो अगर यहाँ एक है तो यहाँ 30 डिग्री एंगल बनता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके साथ दो ट्रायंगल और थी, क्या करूँ, आत्मा मानती नहीं। यहाँ 60 हो तो यहाँ √3 होता है, यहाँ 1 होता है और ये 2 आएगा। ठीक है, पाइथागोरस से ये 2 आते हैं। तो ये ट्रायंगल याद रखनी है इस टॉपिक के अंदर। तो सीधा सीधा देखो, बिना लिखे ये भी क्वेश्चन आपको हो जाता सोल्व। तीसरी एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है जिसमें ये 45, 1 1 √2, ये 3 याद रखनी है बस आपने। 30 है तो छोटा, 60 है तो यहाँ पे बड़ा। क्लियर है? बात आई समझ में? क्लियर? तो आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर 1। 77 हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो। जो क्वेश्चन दे रखे पेन चलाने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक संख्या 351 को 2:7 के अनुपात में दो भागों में बांटा तो छोटा भाग क्या होगा? नंबर 351 इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स इन द रेशियो 2:7। द स्मॉलर पार्ट इज, यानी कि छोटा भाग 2 की वैल्यू पूछ रहा है। 2 से कौन सा ऑप्शन कटता है वही आंसर है। तो फिलहाल एक ही ऑप्शन कट रहा है, ऑप्शन 2 इसका आंसर है। ये नहीं कि वहां करने लग जाओ, बोला 2x + 7x बराबर है 351, बोला 2:7 था ना, इसको 2x, इसको 7x। नहीं करना यार ऐसा। ठीक है, 2 और 7, 9x की वैल्यू 351, 9 से काटेंगे, 9 तिये 27, 27 और 9 में 81, x की वैल्यू आ गई 39। तो 39 आ गई तो इंटू 39 करेंगे तो 39 दूनी 78 आ गया। ठीक है, ये करना था, पर इतना काहे के लिए करो? 2 से एक ही ऑप्शन कट रहा था, वो आपकी सेंस चेक कर रहा था कितने आप एक्टिव हो। अगला आ गया भाई ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्या कह रहा है? यदि tan थीटा p/q हो तो p sin थीटा माइनस q cos थीटा अपॉन p sin थीटा प्लस q cos थीटा किसके बराबर होगा? देखो भाई, सबसे पहले तो जो tan थीटा होता है वो sin थीटा अपॉन में cos थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है tan थीटा sin थीटा बाई cos थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे मैं ऊपर में और नीचे में cos थीटा से डिवाइड कर दूंगा। क्या बोला मैंने? फिर से सुनो, इसमें ऊपर में सारे में और नीचे में सारे में किससे डिवाइड कर दूंगा? cos थीटा से। तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बनेगा p sin थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस q cos थीटा अपॉन cos थीटा, यानी कि 1 ही बन जाएगा। क्या बात आ रही है समझ में? मैंने कहा cos थीटा से डिवाइड करूंगा, इसको भी ऐसे नीचे भी इधर भी। ठीक है, तो cos थीटा बाई cos थीटा कट गया तो क्यों बचा? इधर से देखो p इंटू साइन थीटा बटे में cos थीटा और प्लस में क्यों cos थीटा से cos थीटा। अब आप मुझे बताओ साइन थीटा बाई cos थीटा किसके बराबर? tan थीटा के बराबर। tan थीटा की वैल्यू दे रखी है p/q, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? दिस इज p/q। सिमिलरली यहाँ भी क्या लिख देंगे? p/q। बस एलसीएम ले दो। एलसीएम लूंगा तो क्यों एलसीएम आएगा, ये लिख के दिखा रहा हूं, हालांकि जरूरत है नहीं। इधर से बना p² माइनस क्यू से क्यू मल्टीप्लाई क्यू², इधर बनेगा p² प्लस क्यू² अपॉन में क्यू। तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे नीचे, और जो बचा वही आपका आंसर है, विच इज p² माइनस क्यू² अपॉन में p² प्लस में क्यू²। ठीक है, ये आपका आंसर है। जवाब कहां लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है, p² माइनस क्यू² p² प्लस क्यू²। ठीक है, इजी था क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं था। ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, तो ये पता होंगे तभी आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति टॉपिक से आपका क्वेश्चन। एक बेलनाकार स्तंभ का वक्राकार पृष्ठ क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर है और इसका आयतन 924 मीटर स्क्वायर है। स्तंभ का व्यास कितना होगा? पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन स्टेट पूछा, कभी टीजीटी में, कभी पीआरटी में, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल पिलर कैसा होता है? ये सिलेंड्रिकल पिलर है और इसके इस कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं।
ये जो है वो 264 मीटर स्क्वायर के बराबर है और इसका वॉल्यूम जो है वो 924 मीटर क्यूब के बराबर है। तो डायमीटर कितना होगा पिलर का? तो आप देखिएगा, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, वक्राकार पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है 2πr h, और वॉल्यूम जो होता है वो होता है πr²h। ठीक है, ये फॉर्मूले पता होने चाहिए तभी आप कर पाओगे। इसकी वैल्यू 264 है और इसकी वैल्यू 924 है। तो मैंने बटे में लिखे। बटे में क्यों लिखे? ताकि इनमें से मैक्सिमम पोर्शन, देखो पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, एच से एच कट गया, इसलिए मैंने लिखे थे। अब यहां से देखो, दो से इधर भी कट रहा है, दो कम दो, दो तिया छह, दो दूनी चार, 132 से 7 पे कट रहा है। तो यहां से रेडियस की वैल्यू कितनी आई? 7। रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई? 7। क्या हुआ? अच्छा ठीक है, एक मिनट भाई। हाँ जी, तो यहां हमने रेडियस फाइंड आउट कर लिया, जो कि कितना आ गया? 7 आ गया। तो वो क्वेश्चन में पूछ रहा है स्तंभ का व्यास कितना होगा, यानी कि डायमीटर पूछ रहा है उस पिलर का। तो रेडियस का डबल जो है वो आपका डायमीटर होता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। ठीक है भाई, क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? तो ऑप्शन नंबर 2 14 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हरियाणा जी की आगे भाई, आगे। मेरे ख्याल से हमारा कॉमन सेक्शन जो है वो खत्म हो चुका है, 10 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। और ये अब हमारा आ चुका है जो आपका मैथ्स के 30 क्वेश्चन वाला सेक्शन है, वो आपका आ चुका है। ठीक है भाई, तो इसको करते हैं डिस्कस। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 91 नंबर। ठीक है, यदि √1 + 25/144 = 1 + x/12, तो x का मान क्या होगा? यहाँ पे x की वैल्यू आपसे जानना चाह रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो 144 एकम 144 प्लस 25 करेंगे तो ये बनेगा 169। आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो। तो ये बनेगा 169/144। क्लियर है यहाँ तक? ये 1 + 25/144 जो था, मैंने इसको एलसीएम लेके सोल्व किया। एलसीएम 144 आ रहा है, तो 144 + 25। मैं इसको डायरेक्टली कर देता हूँ। 144 एकम 144 प्लस 25 करेंगे 169, और बटे में 144। ये रूट में है, तो इसको सोल्व करूंगा। दिस इज 13/12। 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169। तो 13/12 जो है ये क्वेश्चन में अब आपको दे रखा है 1 + x/12 के। ठीक है भाई, ये सोल्व कर लिया। ये 1 + x/12 के बराबर है। इस 1 को इधर ले आएंगे तो 13/12 - 1 = x/12। इसको फिर से वैसे सोल्व करेंगे। 12 एकम 12, 13 में से 12 गए 1, बटे में 12 जरूर लिखना है, इक्वल टू x/12। 12 से 12 कट गया और x की वैल्यू आपको दिखाई देगी 1। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। क्लियर है? बात आई समझ में यहां तक? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब ये आपकी पेडागोजी आ चुकी है यहाँ पर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पहली बार तर्कशास्त्र के नियमों को किसने लिखा था? मिलिटस, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। हु डिड राइट डाउन द लॉज ऑफ लॉजिक फॉर द फर्स्ट टाइम? ठीक है, इसमें ऑप्शन दे रखे, थेल्स ऑफ मिलिटस, पाइथागोरस, यूक्लिड और अरिस्टोटल। तो आंसर इसका जो सही बनेगा वो अरस्तु यानी कि अरिस्टोटल। जो लॉज ऑफ लॉजिक थे वो पहली बार अरिस्टोटल ने दिए थे, जिसको आप अरस्तु बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने कोई तार्किक सिद्धांतों का औपचारिक रूप दिया था। कई जो तार्किक सिद्धांत थे उनका औपचारिक रूप दिया था, और तर्क के पहले व्यवस्थित अध्ययन को विकसित किया, जिसके सामयिक रूप से उनके कार्य आर्गेनान, एक उनकी जो किताब है आर्गेनान में उसको दिखाया गया है। ठीक है, उन्होंने जो है वो न्याय शास्त्र यानी कि सिलोलिज्म और विचार के मूलभूत नियमों की शुरुआत की। पहचान का नियम, गैर विरोधाभास का नियम और अपवर्जित मध्य का नियम, ये सभी जो नियम हैं वो अरस्तु द्वारा दिए गए थे। ठीक है, अगर बात की जाए यहाँ पर ये जो पहले नंबर पे थेल्स ऑफ मिलिटस के बारे में लिखा गया है, ये क्या थे? ये यूनानी परंपरा में पहले दार्शनिक के रूप में इन्हें जाना जाता है, और दुनिया को समझाने के लिए पौराणिक कथाओं की बजाय इन्होंने अवलोकन और
प्राकृतिक स्पष्टीकरण का उपयोग किया था। ठीक है, इनका योगदान जो है वो प्राकृतिक दर्शन और ज्यामिति में था, ना कि इस औपचारिक तर्कशास्त्र में, यानी कि तर्कशास्त्र में इनका योगदान नहीं था। प्राकृतिक दर्शन और ज्यामिति में जो है यहाँ थेल्स ऑफ मिलेटस का यूज था, वो था। अगर बात करें पाइथागोरस, सभी जानते हैं इस पाइथागोरस, तो इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम दी थी। पाइथागोरस के बारे में बात किया जाए और बात की जाए अगर यूक्लिड की, तो यूक्लिड जो है वो ज्योमेट्री के जनक हैं। इन्होंने ज्योमेट्री का आविष्कार किया था और इनकी जो कृति लिखी है वो एलिमेंट्स, तो गणित का एक मूलभूत ग्रंथ है, यानी कि एलिमेंट्स के नाम से तो किताबें आती हैं 9th-10th में, आप मैथ्स की देखेंगे तो एलिमेंट्स करके आती हैं, 11th 12th 9th 10th, है ना। तो ज्योमेट्री का जो जनक है उसका नाम वो यूक्लिड इनको कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा 92 जो क्वेश्चन नंबर था, तर्कशास्त्र के नियमों को किसने दिया था, तो जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी कि अरस्तु। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन दिस इज रिलेटेड टू पेडागोजी। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है आपका, गणित की वह कौन सी शाखा है जिसमें स्थान, आकृतियों और स्थानिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें बिंदु, रेखाएं और समतल इसके निर्माण खंड होते हैं। विच ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स इज डिस्क्राइब्ड एज द स्टडी ऑफ स्पेस, फिगर्स एंड स्पेशियल रिलेशंस विद पॉइंट्स, लाइंस एंड प्लेन्स एज इट्स बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो अगर इसकी ऑप्शन देखें यहाँ पर, तो ऑप्शन एक बार देख लीजिएगा। तो ऑप्शन से आप आसानी से बता सकते हैं, मुझे नहीं भी करवाना पड़ेगा। यहाँ ज्योमेट्री यानी कि ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के अंदर ही आप पॉइंट्स की, लाइंस की, इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये जो दे रखा है ना इसमें, फिगर्स, स्पेशल रिलेशनशिप विद पॉइंट्स, लाइंस एंड प्लेन्स, ये किस में इस्तेमाल होता है, आपका ज्योमेट्री के अंदर इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आंसर ज्योमेट्री, ज्योमेट्री आ गया इसका। अगर बात करें बीजगणित की, तो बीजगणित में आप देखेंगे कि इक्वेशंस वगैरह को हम सोल्व करते हैं, समीकरण वगैरह। ठीक है, जिसमें एक रेखीय समीकरण भी होते हैं, ठीक, जैसे एक चर वाले, दो चर वाले, इस तरह से अलग अलग समीकरण जो है इनको हम बीजगणित के अंदर सोल्व करते हैं। ठीक है, इसके अलावा त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति नाम से ही पता लग रहा है, त्रिकोणमिति, जहां त्रिकोण यानी कि ट्रायंगल से रिलेटेड स्टडी की जाती है। ठीक है, ट्रायंगल्स और एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं त्रिकोणमिति के अंदर। अक्सर इसमें साइन, कोसाइन, टेंजेंट अभी क्वेश्चन भी आए थे, उसके बारे में हम बात करते हैं। और बात की जाए स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी की, तो इसके अंदर हम डेटा को संग्रह करके उसका विश्लेषण करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, यानी कि उसको एनालाइज करते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर। ठीक है, तो डाटा का विश्लेषण जो है वो आपका स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी के अंदर आता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर था वो ऑप्शन 2 यानी कि ज्योमेट्रिक ज्यामिति। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगेन क्वेश्चन आपका रिलेटेड टू मैथ्स पेडागोजी की, निम्नलिखित में से कौन सा आगमनात्मक पद्धति का दूसरा चरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड स्टेप इन द इंडक्टिव अप्रोच। तो कौन कौन से हैं, जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन, वेरिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक इंस्टांसेस। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारा इंडक्टिव अप्रोच का सेकंड फेज है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर 4 चरण होते हैं, कौन कौन से होते हैं बता देता हूं। तो अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन शिक्षण या शोध की आगमनात्मक पद्धति है, जिसमें आमतौर पर विशिष्ट उदाहरणों या अवलोकनों से सामान्य निष्कर्षों या सिद्धांतों की ओर बढ़ना शामिल होता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो चरण आते हैं, वो जो पहला चरण है, इसमें 4 चरण यहाँ पर है हमारा। तो पहला चरण है, मैं बोल के ही बता देता हूँ, विशिष्ट उदाहरणों या दृष्टांतों की प्रस्तुति, यानी कि एक प्रक्रिया विषय से संबंधित विशिष्ट डाटा, यानी कि कोई प्रक्रिया है उससे रिलेटेड विशिष्ट डाटा, तथ्यों और उदाहरणों को इकट्ठा करने से शुरू होती है। सबसे पहले हम उसके बारे में तथ्य जुटाएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो पहला जो हमारा फेस है वो विशिष्ट उदाहरणों या दृष्टांतों की प्रस्तुति करना। सेकंड फेज हमारा आता है अवलोकन, जिसे आप विश्लेषण भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन। तो अब शिक्षार्थी क्या किएगा, ये जो प्रस्तुत किए गए उदाहरण है इनका अवलोकन करता है और उनके बीच में
सामान्य तत्वों, संबंधों या पैटर्न की तलाश करता है, यानी कि उनके बीच में कैसा रिलेशन है, ये इसकी जांच करेगा जो स्टूडेंट है। ये हमारा इसका दूसरा चरण है। और तीसरा जो चरण है हमारा, वो है हमारा सामान्यीकरण। ठीक है, सामान्यीकरण तीसरे चरण में क्या होता है कि जो देखे गए पैटर्न के आधार पर, यानी कि जो पैटर्न उसने ऑब्जर्व किया है उसमें स्टूडेंट एक परिकल्पना, सामान्य निष्कर्ष, नियम या सिद्धांत बनाता है उसके बेस पे। ठीक है, ये थर्ड फेज है। फोर्थ फेज जिसको परीक्षण या सत्यापन यानी कि जांचना जिसको बोलते हैं, जो तैयार किए गए नियम और परिकल्पना है उसकी सत्यता, यानी कि वो ठीक भी है या नहीं है, और उसकी वैधता को सत्यापित करने के लिए नए उदाहरणों के साथ उसका जो है परीक्षण किया जाता है, चेक किया जाता है कि जो हमने बनाया है क्या वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो इंडक्टिव अप्रोच जो क्वेश्चन था उसका सेकंड जो चरण है वो आपका ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो देखो भाई, मैं कोशिश कर रहा हूँ पेडागोजी समझाने की, कहीं थोड़ी बहुत कमी रह जाए तो आप कर लेना थोड़ा सा कोऑपरेट। ठीक है, क्योंकि मैथ्स ज्यादा पढ़ा है मैंने आज तक, पेडागोजी कम ही पढ़ाई है। तो क्वेश्चन है कि यदि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है तथा एडी बीसी पर लंबवत है तो एडी स्क्वायर किसके बराबर होगा? इफ एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी देन एडी स्क्वायर इज इक्वल टू। अब ध्यान से सुनना इस बात को, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, एबीसी, ए बी सी, इसका मतलब इसकी तीनों साइड जो है आपस में बराबर है। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि एडी, एडी जो है वो बीसी पर लंब है, एडी हम खींच लेते हैं, एडी, ये एडी है और ये बीसी पर परपेंडिकुलर है। तो ध्यान रखना यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर है ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये जो परपेंडिकुलर हमने लंब खींचा है ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो अब इसको सोल्व करने के लिए उसने पूछा एडी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर हमसे पूछना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, इधर भी इधर भी, जहां भी आपको ठीक लगे उधर का आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो देखें एक बार ऑप्शन दिखा देते हैं। इसमें ऑप्शन में कैसा दिया हुआ है, ऑप्शन में यहाँ पे एडी का रिलेशन दे रखा है डीसी के साथ। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में सभी में डीसी लिखा हुआ है। हमसे यहाँ पूछ रहा है कि एडी स्क्वायर किसके बराबर है, और इसका संबंध इस डीसी के साथ लिया है, इसलिए हम इस राइट वाली समकोण त्रिभुज को लेंगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल को लेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है? तो इसको करने के लिए या तो आप इन साइड्स को कुछ भी मान लो अपने पास से। तो हमने इसको मान लिया ये दो है, ये भी दो है, तो ये पूरी भी दो है आपकी, ये पूरी दो है, तो भाई ये एक हुई और ये एक हुई। इस बात में कोई किसी को दिक्कत? मैं फिर से बताता हूँ, ये एक समबाहु त्रिभुज है, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सारी भुजाएं समान हो। तो ये दो, ये दो, तो नीचे वाली भी दो। ठीक है, लेकिन ये परपेंडिकुलर डलने से ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई थी, तो इसको हमने एक ले लिया, इसको भी हमने एक ले लिया। क्लियर है यहाँ तक? तो अब लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम और हम निकालेंगे एडी। क्या निकालेंगे हम? एडी। एडी कैसे निकलेगी? एडी निकालने के लिए आप या तो पूरी पाइथागोरस थ्योरम लगा के दिखा दूं आपको, या डायरेक्टली अगर एडी निकालनी है तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि बड़ी साइड के स्क्वायर में से इस छोटी साइड का स्क्वायर माइनस कर देना। अगर इस पे मैं पाइथागोरस लगा के दिखाऊं तो ये बनेगी एडी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर इक्वल टू एसी का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है भाई, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो आपको उचित लगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। तो ये बन गया 4 माइनस 1 करेंगे 3, तो 3 का रूट, तो एडी हमारे पास रूट 3 आ चुकी है। ठीक है भाई, क्लियर है? तो एडी आ गई, तो ये हमने निकाल ली। अगर आप एडी स्क्वायर डायरेक्टली निकालना चाहें तो यहां से भी निकाल सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे क्या रखेंगे, एडी स्क्वायर प्लस में डीसी, डीसी कितनी है 1, यानी कि 1 का स्क्वायर इक्वल टू एसी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। तो एडी स्क्वायर इक्वल टू 4 और इधर से 1 जाएगा तो ये आएगा 3, तो एडी स्क्वायर हमारा 3 आएगा। अब बोलेगी यहां से तो नहीं आया, तो स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड का स्क्वायर कर दो भाई, 3 आ गया। ठीक है, जो तरीका आपको अच्छा लगे वो आप अप्लाई कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एडी निकाला था पहले, और एडी स्क्वायर के लिए क्या कर देना, दोनों साइड का स्क्वायर कर देना, रूट कट जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अब एडी स्क्वायर 3 के बराबर है, तो इसको ऑप्शन से वेरीफाई करें। 3/2 ऑफ डीसी स्क्वायर, डीसी कितनी थी 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 3/2 ही रह जाएगा आंसर। ये तो गलत हो गया, हमारा एडी स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, 3 के बराबर, तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर नहीं है। डीसी स्क्वायर, डीसी की वैल्यू कितनी है 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 इंटू 1, 1 2 ही आएगा, ये भी आपका आंसर नहीं है। इसमें जाए 3, 3 इंटू डीसी स्क्वायर, डीसी की वैल्यू 1 है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो है आपका है 3 इंटू डीसी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये 3 के बराबर आ गया।
तो यही आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? तो AD स्क्वेयर इज इक्वल टू 3। बात आई समझ में? तो ये करना था आपने इसमें। ठीक, तो आप इसको ए मानोगे तो फिर यहाँ A/2 करना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग पड़ेगी। आप कुछ भी मान लेना। ठीक है, एक क्यों नहीं माना? कोई बच्चे के मन में आएगा, बोला एक ले लूं तो फिर 0.5 हो जाएगी ना। हाँ, आप 4 लो, 4 लूंगा तो फिर ये 2 2 आ जाएगी। ऐसी वैल्यू लो जिससे ये इजीली हाफ में डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन 3 आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 96। ओ केंद्र वाले वृत्त के बिंदु ए पर AC एक स्पर्श रेखा है। त्रिभुज OAC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो OAC, एंगल OAC का मान क्या होगा? AC is tangent to a circle with center O at the point A. Triangle OAC is an isosceles triangle. Then angle OCA is equal to, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, देखने में बड़ा खतरनाक लग रहा है। खतरनाक तो लगेगा ही, पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा ना तभी तो पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहां पर ओ केंद्र वाले वृत्त, ये एक वृत्त है जिसका सेंटर क्या है? O है, के बिंदु, वृत्त के बिंदु ए पर AC एक स्पर्श रेखा है। ये एक बिंदु ले लिया हमने, इस पर ये एक स्पर्श रेखा खींची थी, ये लेट दिस पॉइंट इज A। ठीक है, AC एक स्पर्श रेखा है। त्रिभुज OAC, अब OAC एक ट्रायंगल बनाई गई है, OAC, यानी कि C कहीं ना कहीं यहां पर पॉइंट रहा होगा। लेकिन OAC जो ट्रायंगल बनाई है वो एक समद्विबाहु है, इसका मतलब जितनी ये है उतनी ये भी रखनी है। तो हम अंदाजे से रखेंगे, तो यहां पर दिस पॉइंट इज C। ठीक है, स्पर्श रेखा क्या होती है? जो सर्कल को स्पर्श करके निकले वो स्पर्श रेखा होती है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं सेंटर से इस पॉइंट पे जहां ये स्पर्श कर रही है इसको मिलाऊंगा तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये प्रॉपर्टी है, याद रखनी है आपने। ठीक है, ये सर्कल है, ये लाइन इसको टच करके निकली, इसको स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट बोलते हैं। अगर मैं सेंटर से इस स्पर्श बिंदु को मिलाता हूं तो यहां से ये जो होगा इस पर परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री बनाएगा। यानी कि अब यहां पर ये 90 डिग्री है। अब किसी के मन में आए, बोला कि OAC अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो भाई जितना ये है उतना ये भी हो सकता है। आप खुद दिमाग से सोच के देखो, ये रेडियस है, यहां से यहां तक अगर मैं इन दोनों को इक्वल लूंगा तो फिर ये तो आपका रेडियस ही हुआ ना। लेकिन ये तो ट्रायंगल बनेगा तो यहां तो लाइन जाएगी नहीं, तो कहीं ऐसे जा रही है इसको टच करके। तो इसलिए ये दोनों जो हैं आपस में कैसे हैं? इक्वल हैं। और ये जो ट्रायंगल बन गई OAC, ये एक आइसोसेलेस यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज बन गई। कैसी होती है समद्विबाहु त्रिभुज? इसकी आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो। ये दो साइड बराबर है, और इनके अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं भाई। समान भुजा के विपरीत जो कोण होते हैं वो कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसका मतलब जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल भी होगा। तो तुम मुझे बताओ, ये तो 90 हो गया, तो ये 45 और ये 45 बच गया भाई। क्यों भाई? एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो आपसे पूछा था एंगल OCA, OCA, तो ये 45 इसका आंसर बनेगा। देखो कहीं लिखा है? बिल्कुल लिखा है, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर। क्लियर? तो कितना आसान क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था, मुश्किल नहीं बोलेंगे, आसान क्वेश्चन था। तो आंसर जो बनेगा दैट इज ऑप्शन। ठीक है भाई, क्लियर? तो बनाना सही पड़ेगा आपको डायग्राम, अगर डायग्राम सही नहीं बनेगा तो फिर आंसर भी नहीं आएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला जो क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर, ये कह रहा है कि इसमें अगली संख्या क्या होगी? 10, 17, 36, 73 और 134। ठीक है, तो है तो बेसिकली रीजनिंग में क्वेश्चन, लेकिन मैथ्स के पैटर्न पर आधारित है, तो इसको तो सोल्व करना ही पड़ेगा यहाँ पर। अब ये कॉमन सेक्शन का तो है नहीं। 10, 17, 36, 73 और 134, इसका अगला टर्म हमसे पूछ रहा है क्या होगा। देखो भाई, अब मैं अगर इस पैटर्न को ऑब्जर्व करूं तो इसका डबल, 20 में से 3 गए 17, 17 का डबल, ये तो ज्यादा हो रहा है। मतलब यहाँ पैटर्न जो है आपको समझना पड़ेगा क्या चल रहा है, तब आप इसका आंसर कर पाएंगे। और इसका आसान तरीका क्या होता है? वो ये होता है, आप इनका डिफरेंस देखो कितना है। 10 और 17 में 7 का डिफरेंस है, इसका डिफरेंस देखो, यहाँ 19 का डिफरेंस। ठीक है, इनका डिफरेंस देखो, 6 और 7 13, 3 और 3 6, 37 का डिफरेंस है।
इनका डिफरेंस देखें, 4 में से 3 गया 1, और 61 का डिफरेंस। मैंने डिफरेंस करके देखे, लेकिन मुझे ये फिर से कोई पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा। भाई कोई 7 का डबल 34, 7 का डबल 14, लेकिन ये तो 19 है, 19 का डबल 38, मतलब कोई पैटर्न नहीं बन रहा। ऐसी सिचुएशन में फिर से इनका डिफरेंस देखिए कितना आएगा। यहां पर डिफरेंस की बात करूं, कितना आ रहा है, 12 का। इनका डिफरेंस करूंगा तो 9 8 17 18 का। इनका डिफरेंस करूंगा तो 7 4 11 3 2 5 24 का। और यहां जैसे मैंने डिफरेंस किया तो मुझे पता लगा कि इनके बीच में 12 और 6 18, 18 और 6 24, अब ये डिफरेंस सेम आ रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी ऐसी सीरीज आपको देखो तो ये एक मेथड है जिससे आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, इस पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहां से अब मुझे पता लग रहा है 6 6 के गैप पे चल रहे हैं, तो इसका मतलब जो आगे बनेगा वो 24 और 6 कितना बनेगा, 30। ठीक है, और वो 30 जो होगा इसमें ऐड करेंगे तो वो बनेगा 91। क्या ये बात आ रही है समझ में? देखो भाई, इसका इसका डिफरेंस ये है, तो इसका इसका डिफरेंस ये हुआ। और ये कैसे आया, इसको 6 6 ऐड करके देखो, 6 6 ऐड हो रहे हैं ना हर बार, 24 और 6 30, तो ये 30 इसमें ऐड किया, 91 आ गया। तो अब जो ये नंबर बनेगा, इस 134 में 91 ऐड कर दो। देखो इसमें ये ऐड करोगे ये बन रहा है, इसमें ये ऐड करोगे तो 4 और 1 5, 9 और 3 12, 225। तो 225 कहीं दिखाई दे रहा है? अभी तो नहीं दे रहा है भाई। हाँ अब दे रहा है, ऑप्शन नंबर 3 पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 यहां पर जवाब बनेगी। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो ये एक तरीका हो सकता है उसको सोल्व करने का, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन अगेन पेडागोजी भाई, क्वेश्चन नंबर 98। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि कौन सी मूल्यांकन विधि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान छात्रों को उनकी समझ में सुधार के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करने पर केंद्रित होती है। विच टाइप ऑफ इवेल्युएशन फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग फीडबैक ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस टू हेल्प स्टूडेंट्स टू इंप्रूव देयर अंडरस्टैंडिंग। और इसके ऑप्शंस की अगर बात करें तो पहला ऑप्शन है समेटिव इवेल्युएशन, दूसरा है प्रोग्नोस्टिक इवेल्युएशन, तीसरा है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, और चौथा है आपका डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, यानी कि संकलनात्मक मूल्यांकन, पूर्वानुमानात्मक मूल्यांकन, प्रारूपिक मूल्यांकन और नैदानिक मूल्यांकन। तो इसका जो आंसर बनेगा, यानी कि क्वेश्चन जो है आपका, एक बार फिर से देखिएगा कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान छात्रों को उनकी समझ में सुधार करने के लिए, यानी कि उनकी समझ में सुधार करना है, तो उसके लिए जो आपका मेथड है वो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन यानी कि प्रारूपिक मूल्यांकन। ठीक है, तो क्या होता है प्रारूपिक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन क्या होता है? प्रारूपिक मूल्यांकन जो होता है वो उस प्रकार का मूल्यांकन है जो छात्रों को इस समझ में सुधार करने के लिए शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो है दिया जाता है। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान लगातार आयोजित किया जाता है। इसका प्राथमिक जो उद्देश्य है वो छात्र की प्रगति की निगरानी करना, उसके सीखने में आने वाली कठिनाइयों की पहचान करना, और छात्रों और शिक्षकों दोनों को तत्काल प्रतिक्रिया यानी कि फीडबैक प्रदान करना। ठीक है, इसका उदाहरण क्या हो सकता है, जैसे क्विज करी, चर्चाएं करी और होम असाइनमेंट दे दी। ठीक है, तभी तो पता लगेगा कि छात्र को कहाँ सीखने में दिक्कत आ रही है, कहाँ उसको कठिनाई आ रही है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। ठीक है भाई, क्लियर है? उसके बाद जो पहला ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ समेटिव इवेल्युएशन, वो क्या होता है? समेटिव इवेल्युएशन क्या है? समग्र सीखने के परिणामों को आकलन करने और ग्रेड देने के लिए पाठ्यक्रम या अनुदेशात्मक अवधि के अंत में होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम बोलें कि अंतिम परीक्षा और सत्र के अंत में जो परीक्षा होती है उसको बोलते हैं, यानी कि जो लास्ट पे हम एग्जाम लेते हैं ना बच्चे का, परीक्षा जो होती है अंतिम परीक्षा, उसमें जो है इसका इस्तेमाल होता है। क्लियर है, ये बात समझ में आई यहाँ पे? तो ये था हमारा समेटिव इवेल्युएशन। अगर बात करें हम नेक्स्ट पूर्वानुमानात्मक मूल्यांकन यानी कि प्रोग्नोस्टिक इवेल्युएशन, ऑप्शन नंबर 2 की, तो इस प्रकार का मूल्यांकन का जो उद्देश्य है वो छात्र के भविष्य के प्रदर्शन की क्षमता की भविष्यवाणी, यानी कि वो फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा, इसके बारे में है ये प्रोग्नोस्टिक इवेल्युएशन के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ नंबर है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। ठीक है, ये क्या होता है? निर्देश से पहले या उसके दौरान आयोजित किया जाता है। ये अधिक व्यापक होता है और लगातार सीखने की कठिनाइयों या कमजोरियों के अंतर्निहित कारणों का पता लगाने का लक्ष्य रखता है।
यानी कि सीखते हुए उसको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या कमजोरी आ रही हैं, उसका पता लगाता है। ठीक है, ये छात्र की जरूरत के अनुरूप उपयुक्त शिक्षण गतिविधियों की योजना बनाने में मदद करता है, यानी कि उसको किस टाइप का हमें अटेंशन देना चाहिए जिससे कि वो सीख सके। ये डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के अंदर आता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसका आंसर जो है वो आपको बताया मैंने, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिल्डा टाबा के अनुसार अवधारणा निर्माण प्रक्रिया में पहला चरण कौन सा है? अकॉर्डिंग टू द हिल्डा टाबा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन प्रोसेस? ठीक है, हिल्डा टाबा के अनुसार अवधारणा निर्माण प्रक्रिया का पहला चरण, तो इसमें जो दे रखे हैं, तो पहला है कैटेगराइजेशन यानी कि वर्गीकरण, दूसरा है डेवलपिंग लेबल्स फॉर ग्रुप यानी कि समूह के लिए लेबल विकसित करना, तीसरा ऑब्जर्वेशन एंड आइडेंटिफाइंग रेलिवेंट डाटा, अवलोकन और प्रासंगिक डाटा की पहचान करना, और चौथा है ड्राइंग कंक्लूजन्स। तो इसका जो सही यहाँ पर ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन 3 दिखाई दे रहा है, यानी कि अवलोकन तथा प्रासंगिक डाटा की पहचान करना, ऑब्जर्वेशन एंड आइडेंटिफाइंग रेलिवेंट डाटा। बेसिकली जो है टाबा के प्रेरक सोच मॉडल के जो है बेसिकली 4 चरण यहाँ पर है। पहला जो चरण है वो है गिनती या सूची बनाना। ठीक है, इसमें छात्र विशिष्ट डेटा बिंदुओं या मदों का अवलोकन करते हैं और उन्हें पहचान करते हैं, जिसे विभेदीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है समूहीकरण यानी कि वर्गीकरण। छात्र जो है समानताओं के आधार पर मदों को एक साथ समूहित करते हैं, यानी कि सामान्य गुण वालों की पहचान करते हैं कि भाई किस किस का जो गुण है वो सेम है। ठीक है, तीसरा क्या है? लेबलिंग। लेबलिंग में क्या करते हैं छात्र? अपने द्वारा बनाए गए समूह के लिए लेबल या श्रेणियां विकसित करेगा। और चौथा है आपका सामान्यीकरण। ठीक है, सामान्यीकरण में क्या है? डेटा और उनके द्वारा पहचाने गए संबंधों के बारे में सारांश कथन या सामान्यीकरण करते हैं। ठीक है, ये आपका होगा इसके अंदर। ठीक, क्लियर? तो ये चरण है इसके। ठीक है, किसके अनुसार? हिल्डा टाबा के अनुसार। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 यहां पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था हमारा? 99 था ना? 100 नंबर देखते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल 384 वर्ग मीटर वाले घन का आयतन कितना होगा? द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विद सरफेस एरिया 384 स्क्वायर मीटर इज। हमें वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, घन का। तो सबसे पहले देखिए घन होता कैसा है? क्यूब ऐसा होता है 3D में, इसकी सारी सतहें समान होती हैं। ठीक है, सारी सतह समान होती है, वर्ग से बनता है ये, सारे फेस इसके इक्वल होते हैं। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी इसकी बराबर होती है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि सारी सतहों का क्षेत्रफल। तो कितनी सतह होती हैं इसकी? टोटल 6 होती हैं। जैसे अगर आप जिस कमरे में बैठे हैं तो उसमें 4 दीवारें हैं, एक छत है और एक फर्श है, तो टोटल 6 फेस हुए। तो इसका सरफेस एरिया बनता है सतही क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, जो कि क्वेश्चन में 384 के बराबर दे रखा है। 6 से काटेंगे, 6 6 के 36, 6 चौके 24, तो a स्क्वायर 64 आ गया, और a की वैल्यू आ गई 8। 8 8 64 होता है ना? तो a हमें मिल चुका है और हमसे पूछ रहा है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होता है a क्यूब, यानी कि 8 का क्यूब। 8 गुना करेंगे, 3 बार 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 512। ठीक है भाई, तो 512 ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हो, 512 मीटर क्यूब। मैथ के क्वेश्चन तो आपके पेडागोजी से भी जल्दी सोल्व हो रहे हैं, है ना? इतने सिंपल दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, 3 पुरुष या 5 महिलाएं या 8 लड़के एक कार्य को 38 दिन में संपन्न कर सकते हैं। तो उसी कार्य को 6 पुरुष, 10 महिलाएं और 6 लड़की कितने दिन में संपन्न करेंगे? इफ 3 men or 5 women or 8 boys can finish a work in 38 days, then how how then the number of days taken by 6 men, 10 women and 6 boys to finish the work is। देखो, यहां पर एमडीएच कंसेप्ट लग रहा है मैथ का, डायमंड वर्क का एमडीएच अपॉन में डब्ल्यू, मैन पावर, दिन, आर और वर्क। ठीक है, ये क्या कहता है? कह रहा है कि 3 पुरुष, 3 मेल एक काम को करेंगे 38 दिन में। ठीक है, 3 पुरुष, ये मैन पावर हो गया, इस काम को करेंगे 38 दिन में, ये डेज हो गए। और वर्क क्या है? एक है, इसलिए नीचे लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसी काम को, जो काम इन्होंने किया, इसी काम को 5 महिलाएं करेंगी 38 दिन में, और इसी काम को 6 पुरुष करेंगे, 6 पुरुष सॉरी 8 लड़के करेंगे 38 दिन में, 8 बॉय करेंगे 38 दिन।
बेसिकली यहाँ पे ये 38-38-38 रेशियो में कट जाता है। ठीक है, मैं इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख देता कि 3 मेल इक्वल टू 5 फीमेल इक्वल्स टू 8 बॉयज। मैं ऐसे भी लिख देता, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं लिखा क्योंकि मुझे यहां से आपको टोटल वर्क बाद में दिखाना है, जिससे मुझे आसानी रहेगी। आपको ये समझा दिया, एग्जाम में आपको ये ऐसे करना है। ठीक है, यानी कि 3 आदमी जो हैं वो बराबर हैं 5 महिलाओं के, बराबर है 8 लड़कियों को। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि 3 आदमी ले आओ, 38 दिन में काम हो जाएगा। ये नहीं मिले तो 5 औरतें ले आओ, ये भी ना मिले तो 8 लड़के ले आओ, 38 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से एक मेल, एक फीमेल और एक बॉय की एफिशिएंसी, यानी कि हम सबसे पहले क्षमता निकालते हैं। ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में एफिशिएंसी बोलेंगे। और वो कैसे निकलेगी, ध्यान रखना, अगर मैथमेटिक्स में ऐसे कोई 3 चीज बराबर दे रखी हो ना, 3 चीज बराबर दे रखी हो, तो इनका रेशियो बनाने के लिए जो इसके साथ लिखा है उसको आप पलट के लिख दें। क्या करें, उसको आप पलट के लिख दें, यानी कि 3 को 1/3, 5 को 1/5 और 8 को 1/8 पलट के लिख दें। अब रेशियो जो है ऐसा नहीं बनाना, एक लाइन वाला बनाना है, तो उसके लिए आप एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें, और इनका एलसीएम आएगा 8 × 40 दिए 120। इन सभी की गुणा कर दो, 120 इसका एलसीएम आ रहा है, तो 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से कटेगा 40 पे, 5 से कटेगा 24 पे, और 8 से कटेगा 15 पे। ठीक है, तो यहां से मुझे एक आदमी, एक औरत और एक लड़के की काम करने की क्षमता पता लग चुकी है, यानी कि वो 40 काम करता है आदमी, औरत करती है 24 काम एक दिन में, और लड़का करता है एक दिन में 15 काम। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी मेरे को मालूम पड़ गई, ये आपने निकालना है। इसी काम को थोड़ा सा फास्ट भी निकाल सकते हैं आप, कैसे, उसके लिए 3 आदमी, 5 औरतें और 8 लड़के, आप सीधा ही इनका एलसीएम ले ले। अगर ये सभी बराबर है ना आपस में, अगर ऐसे बराबर हैं, तो आप सीधा ही इनका एलसीएम ले ले। 8, 5 और 3 का 120 आएगा। 3 से काटेंगे 40 पे, 5 से काटेंगे 24 पे, और 8 से काटेंगे 15 पे। तो ये रेशियो आपको यहां से ऐसे भी मिल सकता है, बजाय इसको आप अगर ऐसे ना करना चाहें, ये थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सिखाना जरूरी था। याद रखना, मैथमेटिक्स में कहीं भी 3 चीज ऐसे बराबर हैं, रेशियो बनाना पड़े तो इस तरीके से बना। ठीक है, अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई, तो आगे क्वेश्चन बढ़िएगा। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि 6 पुरुष, कितने बोल रहे हैं, 6 पुरुष, 6 पुरुष 10 महिलाएं, यानी कि इनके साथ 10 फीमेल भी लेनी है, और 6 लड़के, 6 बॉय भी लेने हैं, ये काम कितने दिन में पूरा कर देंगे, ऐसा वो पूछना चाह रहा है। ठीक है, 6 पुरुष 10 महिलाएं और 6 लड़के काम कितने दिन में पूरा कर देंगे। अब इनसे काम करवाना है। अब इनको बताओ तो सही, काम करना क्या है, वो काम जो से 3 आदमियों ने किया था 38 दिन में, 3 आदमियों ने किया था 38 दिन में। क्या ये बात आ रही है समझ में, ये लिखूं, या 5 फीमेल ने किया था 38 में, तब भी बात बनेगी। ये कर रही है 8 लड़के 38 दिन में, किसी एक को इसके बराबर रखना है, क्योंकि भाई इनसे काम करवाना है। कौन सा काम, जो इन 3 आदमियों ने 38 दिन में किया था, तो इसके इक्वल इसको रख देना। अब एक आदमी 40 काम कर रहा है, तो 6 आदमी कितने करेंगे, 240 करेंगे। एक आदमी 40 काम कर सकता है ना एक दिन में, तो 6 आदमी मिलकर 240 कर देंगे। एक औरत 24 काम करती है, तो 10 औरतें कितना कर देंगी मिलके, 240। एक लड़का 15 करता है, तो 6 लड़के करेंगे 90, इक्वल टू 3 आदमी, एक आदमी 40, तो 3 आदमी 120, इंटू में 38। ये बन गया 120 इंटू में 38। इधर में 480, 480 और 90, 570। ठीक है, एक्स हो गया। 19 से काट दो, 19 ये 57, 19 दूनी 38, 0 से 0 कट गई, 3 से 4 पे कट गया, एक्स की वैल्यू 8 आ गई। 8 दिन लगेंगे भाई, देखो कहीं पे 8 दिन लिखे हुए, 8 दिन, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, देखा कहीं, ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है, तो 8 दिन का समय लगेगा भाई। क्लियर है, बात आई समझ में, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि एक गोले का आयतन दूसरे के आयतन का 2 गुना है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज डबल देन ऑफ द अदर, देन द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई इज। देखो, एक गोले का वॉल्यूम जो है वो दूसरे गोले के वॉल्यूम का डबल है, यानी कि दूसरे का जो वॉल्यूम है उसका डबल है, तो वॉल्यूम का जो रेशियो आ गया, दैट इज 2:1। ठीक है, लेकिन उसने वॉल्यूम का नहीं पूछा, उसने तो पूछा
रेडियस का रेशियो क्या है। तो पहले का वॉल्यूम गोले का कितना होता है 4/3 पाई r1 क्यूब, इसका 4/3 पाई r2 क्यूब। क्या ये बात आ रही है समझ में। गोले का ये ठोस गोला होता है, इसका रेडियस है, तो इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, इक्वल टू 2/1। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाता है, बचा क्या r1/r3, r1/r r2 सॉरी, दो है ना ये r1 r2, दोनों की पावर 3 था तो हमने क्या कर दिया, दोनों की पावर 3 था तो पावर 3 को इकट्ठा कर दिया। अब ये 3 जब हटेगा तो इधर जाके ये क्यूब रूट बन जाएगा। ठीक है, या इस पावर को यहां से हटाना है, ऐसे समझ में नहीं आता तो इसको ऐसे देख लो, इस पावर को यहां से हटाना है तो क्या करूं मैं, इसको 3 से डिवाइड कर दूं, तभी तो कटेगी ना ये। तो इधर 3 से डिवाइड हुआ तो इधर भी 3 से डिवाइड होगा। तो यही वो पूछना चाह रहा था। तो आप ऑप्शन अगर देखेंगे तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में लिखा है 2 की पावर 1/3 अपॉन में 1, ये फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, इसको आगे मैं लिखूंगा, दिस इज 2 की पावर 1/3, और 1 की पावर 1/3 करूंगा तो 1 ही आएगा। तो ऐसे लिखो या बटे में लिखो, बात बराबर है। तो ऑप्शन 4 इसका जवाब रहेगी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण है जो निहितार्थ के रूप में गणितीय प्रमेय को दर्शाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मैथमेटिकल थ्योरम इन द फॉर्म ऑफ एन इम्प्लीकेशन। ठीक है, अब यहां पे ये ऑप्शन जो है इनको देखिएगा। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, इफ अ प्राइम नंबर डिवाइड्स ए बी देन इट डिवाइड्स आइदर ए और बी। एक अभाज्य संख्या अगर डिवाइड कर रही है ए बी को, तो ये या तो ए को डिवाइड करेगी या बी को डिवाइड करेगी। यदि अभाज्य संख्या ए बी को विभाजित करती है तो या तो ए को या बी को डिवाइड करेगी। दूसरी ऑप्शन क्या है, इन ए क्वाड्रिलेटरल द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है भाई, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एक त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग 180 सभी को पता होता है भाई। द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, एक आयत के विकर्ण जो है बराबर होते हैं। भाई क्वेश्चन जो है हमारा वो ये पूछ रहा था कि गणितीय प्रमेय किस में कौन दिखा रहा है, यानी कि मैथमेटिकल थ्योरम इनमें से कौन सी ऑप्शन दिखा रही है कि प्राइम नंबर डिवाइड्स ए बी देन इट डिवाइड्स आइदर ए और बी। तो ऑप्शन 1 जो है वो इसका आंसर बनेगा। ठीक है, ये थ्योरम है यहां पर। क्लियर, कि अगर अभाज्य संख्या ए बी को डिवाइड करती है तो या तो ए को डिवाइड करेगी या बी को डिवाइड करेगी, बाकी जो है वो आपके थ्योरम नहीं है, वो आपके। ठीक है, यहाँ पे ये तो सच है सारी बातें, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, आंतरिक कोणों का योग। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका आंसर कर देना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दीवार को 12 दिनों में बना सकता है जबकि बी उसी दीवार को 15 दिनों में बना सकता है। यदि वे दोनों मिलकर दीवार बनाए तो कितना समय लगेगा। ए कैन बिल्ड अ वॉल इन 12 days while बी द वॉल इन 15 days। इफ दे बिल्ड इट टुगेदर देन टाइम विल दे टेक। तो बिल्कुल टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है कि 12 दिन में बना रहा है ए और 15 दिन में बना रहा है बी। तो सबसे पहले टोटल वर्क बनाएंगे इनके एलसीएम से। 15 एकम 15 इसमें नहीं आता, 15 दूनी 30 इसमें नहीं आता, 15 तिये 45, 15 चौके 60। 12 से काटेंगे 5 पे, 15 से काटेंगे 4 पे। ठीक है भाई, तो कह रहे हैं दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। दोनों मिलकर कुल काम कितना है 60। ये दोनों मिलकर करेंगे तो ये 5 करेगा एक दिन में, ये 4 करेगा, तो टोटल काम हुए 9 एक दिन में। तो 3 से काटेंगे 20 पे, 3 से काटेंगे 9 पे, तो 20/3, 20/3 ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है साफ साफ, आंसर ऑप्शन 1। ठीक है भाई, टाइम एंड वर्क समय और काम का ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपका, एक तथा 31 के मध्य स्थित सम संख्याओं का योगफल, द सम ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 31। देखो भाई बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 1 और 31 के बीच में जो सम संख्याएं की 2, 4, 6, 8, लास्ट इज 30। क्या बात आ रही है समझ में। 1 और 31 के बीच की बात करी तो 2 से शुरू होगी 30 पे खत्म होगी, और ये सारे इवन नंबर है 2 से कटते हैं। तो इनका सम पूछ रहा है, तो इनका सम आपसे अगर पूछ रहा है तो मैंने एक तरीका बताया था सम निकालने का, जो क्या कहता है कि इन दोनों टर्म्स को जोड़ दो, पहले और लास्ट वाले को। तो 2 और 30 कितना बनेगा 32, जोड़ के इसका कर दो आधा। ठीक है भाई, इन दोनों को जोड़ के इसका कर दो आधा, और कितने ये नंबर हैं वो लिख दो यहां पर।
तो 2 से 30 तक ये 15 नंबर बनेंगे। किसी को लगे कि 30 बनेंगे तो आप देखिएगा गिनती लिखी है 30 तक की, लेकिन एक एक छोड़ के लिखी है, तो 15 ही नंबर हुए। 2 से काटा 16, 15 छिके 90, 15 एक 15 और 9 24, 240 बनेगा भाई। ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है। ठीक है, 240। तो ये तरीका याद रखिएगा। फॉर्मूले मैं नहीं बता रहा हूँ, फॉर्मूले बताऊंगा तो बीच में से क्वेश्चन आ गए तो दो दो बार लगाने पड़ेंगे। कोई भी सीरीज जिसका गैप सेम हो उसको सम करने के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 ये कर दें, उसके बाद जितने नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दें। और किसी को ये नंबर ना पता लगे कितने हैं तो उसका एक तरीका और भी होता है, लास्ट में से फर्स्ट को माइनस कर दें, डिवाइड कर दें इस गैप से, ध्यान दीजिएगा डिवाइड कर दें इस गैप से, कितना गैप है इसमें, दो दो का, और प्लस कर दें एक, तो 2 से 14 पे कटा, 14 और एक 15। ठीक है, तो ध्यान रखना यहां तो हमेशा 2 से ही डिवाइड होगा, आधा करना है। लेकिन इस सिचुएशन में ये इनके बीच का गैप होगा, अगर यहाँ 2 के बाद 5 होता तो 3 का गैप होता, तो यहाँ 3 से डिवाइड होता। ठीक है भाई, माइनस करके फिर इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 106। पीहू, पीहू, या बेटे नहीं मानोगे ना तुम। बेटे तुमसे कितनी बार कह लो कि जब मैं पढ़ाऊं तो थोड़ा सा शांत रहा करो, हैं? पता नहीं बच्चों की क्या आदत है, मेरे को इधर क्लास शुरू करने दो और इनको हो हल्ला करने दो, सारा माइंड का फोकस डिस्टर्ब हो जाता है। इकाई को सम्मिलित करते हुए 120 के भाजकों की संख्या, द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 120 इंक्लूडिंग यूनिटी इज, यानी कि 120 कितने नंबरों से कटते हैं। जैसे अगर 120 की बात करूं तो ये एक से भी कटता है, यूनिटी को एक को भी शामिल करना है, दो से भी कटता है, तीन से भी कटता है, चार से भी, छह से भी, और पांच से भी तो कट रहा है। तो इस तरह से कितने नंबर है जिनसे ये कटेगा। वैसे तो हो सकता है एक आधा छूट जाए, जैसे मेरे से 5 छूटा था। तो फिर इसका तरीका क्या होता है, 120 को आप तोड़ दो। कैसे, 2 से काटा 60 पे, 2 से 30 पे, 2 से 15 पे, 3 से 5 पे और 5 से 1 पे। दो कितनी बार आया, यानी कि 120 को हमने देखा तो 2 आया 3 बार, 3 आया 1 बार और 5 आया 1 बार। तो आपने इसको ब्रेक करके इस फॉर्म में लेके आना है, ये ध्यान रखना। ठीक है भाई, ऐसा करने के बाद नंबर ऑफ डिवाइजर्स यानी कि भाजकों की संख्या वो कैसे मिलेगी आपको, ये तरीका है, अभी ज्यादा डिटेल में तो मैं नहीं समझा रहा हूं। ठीक है, तो कैसे मिलेंगे भाजक, वो उसके लिए आपने क्या करना है, जो भी पावर दिखाई दे रही है कितनी है 3, इसमें एक जोड़ दो, कितना बनेगा 4, इसमें एक जोड़ दो 2, इसमें एक जोड़ दो 2, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, इसका आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, कोर्स में बता रखा है ये सारा, मैंने पढ़ाया हुआ ही आपको। ठीक है, तो इसमें एक जोड़ दिया, इसमें एक जोड़ दिया, इसमें एक जोड़ दिया, ऐड मल्टीप्लाई कर दिया 16, ऑप्शन 2 आंसर। क्लियर है भाई, आया समझ में। तो तरीका याद रखना, नंबर ऑफ डिवाइजर निकालने के लिए आपको इसका इस्तेमाल यहां करना पड़ेगा। ठीक है भाई, क्लियर है। CLA कक्षा में शिक्षक की कौन सी जिम्मेदारी नहीं है, इन अ CLA क्लासरूम विच वन इज नोट द टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले तो ये CLA क्या है, दिस इज कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच, कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच, CLA। ठीक है, दिस इज CLA, भाई बोलो कि क्लासरूम लर्निंग अप्रोच। ठीक है, कोऑपरेटिव यानी कि आपस में मिलजुल के। तो इनमें से बोल रहा है कि कौन सी जो है वो शिक्षक की जिम्मेदारी नहीं है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन जो है आपका स्ट्रक्चरिंग टास्क एंड सेटिंग द गोल्स, कार्यों की संरचना और लक्ष्यों का निर्धारण। भाई ये तो इकट्ठा अगर बच्चे मिलके काम कर रहे हैं तो उनको बताना तो पड़ेगा ना कि क्या काम करना है और क्या आपको अचीव करना है, उसका टारगेट बताना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट तो इसका आंसर नहीं है। सेकंड कह रहा है समूह को आकार व चयन तय करना, डिसाइडिंग द साइज एंड सिलेक्शन ऑफ द ग्रुप, ये भी जरूरी है भाई, आपको बताना पड़ेगा भाई कितने बच्चे मिलके इस टास्क को पूरा करेंगे, है ना। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है आपका व्यक्तिगत व समूह कार्य के लिए पुरस्कृत करना, प्रोवाइडिंग रिवार्ड्स फॉर इंडिविजुअल एंड ग्रुप वर्क। अब भाई कोई अच्छा काम करेगा, मिलजुल के काम करेगा तो उसको पुरस्कार देंगे तो उसका मनोबल ऊंचा होगा। ठीक है, तो ये भी ठीक है, ये भी होना चाहिए। छात्रों को बिना किसी संरचना के स्वतंत्र रूप से काम करने देना, अलाउइंग स्टूडेंट्स टू वर्क फ्रीली विदाउट एनी स्ट्रक्चर। तो भाई ये इसका जवाब होना चाहिए ऑप्शन 4,
ये नहीं कि भाई तुम लो फ्री हो, तारा जी करे तो काम कर लो, ना जी करे तो रहने दो, ऐसे थोड़ी होगा ना। जब नाम ही उसका कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच है, तो कोऑपरेशन ही नहीं होगा तो फिर काम कैसे होगा। ठीक है। तो स्वतंत्र, वो कहेगा ना मैं तो ये करूंगा, वो दूसरा कहेगा ना मैं करूंगा ये, तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, तो कोऑपरेटिव में। ठीक है, तो ऑप्शन 4 जो है वो इसका आंसर बने। ठीक, क्लियर है। चलो, कोऑपरेशन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर। 108 नंबर फिर से देखो, सम करना है यहाँ पे 108 में। कह रहा है कि 1+3+5 अप टू 3983 अपॉन 1992 किसके बराबर होगा। तो मैंने अभी आपको सिखाया भाई कि 1+3983, तो 3984 बनेगा, डिवाइड बाई 2। ये सम करने का तरीका ध्यान दो, ये तरीका तब तब इस्तेमाल होगा जब गैप सेम हो। देखो यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ फिर से 2 का गैप है। जब जब गैप इक्वल हो तो आप इस मेथड को लगा सकते हैं। सम कैसे होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट। तो 3983 में जुड़ूंगा, 3984/2, यहाँ आधा करना है। इनटू में ये कितने नंबर हैं, इनटू में ये कितने नंबर हैं। अब आप देखो यहाँ पर एक एक छोड़ के नंबर लिखे हुए हैं, ये 3983 लिखे हुए हैं, देखने में 3983 है, लेकिन आप इसको 84 ले लो ताकि आपको पता लग जाए। अब 3984 का आधा कर दो, क्योंकि ये आधे ही नंबर लिखे हुए हैं। 2 एकम 2, 2 में 18, 2 में 18, 2 दूनी 4, तो ये 1992 नंबर लिखे हुए हैं। कितने लिखे हुए हैं, 1992। अब कोई बच्चा बोलेगा जी ये कैसे निकाल लिया, छोड़ दो यार इसको, नंबर कैसे गिनते हैं। अभी मैंने तरीका बताया था कि लास्ट वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो। ठीक है, माइनस हो गया। बटे में इनके बीच का गैप, 1 और 3 में कितना गैप है, 2, ये गैप है, और इसमें +1 कर देना। तो 2 एकम 2, 2 में 18, 2 में 18, 2 एकम 2, 1991 +1, 1992। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1992। ठीक है भाई, ये 1992 नंबर है। तो जब इसको सोल्व करूंगा तो ऊपर वाले पोर्शन का सम हो जाएगा, अभी पीछे बताया अभी है, डिवाइड बाई 1992। तो ये 1992 से कट गया, 2 से इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 में 18, 2 में 18, 2 दूनी 4, तो 1992 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 1 में लिखा होगा। ठीक है, बात आई समझ में, क्लियर। तो ये पीछे आया भी है, इस चीज का इस्तेमाल करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक निश्चित राशि पर जो 2 साल बाद दे है, बैंकर्स की छूट, वास्तविक छूट का 11/10 है, तो दर प्रतिशत कितना होगी। A banker's discount on a certain sum due after 2 years is 11/10 of the actual discount, the rate percentage। अब देखो ये डिस्काउंट वाला जो क्वेश्चन बैंकिंग बुकिंग में ज्यादा पूछा जाता है, आज तक इसका क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था, लेकिन ये क्वेश्चन भी उन्होंने पूछा, और वो भी पीआरटी में पूछा। ठीक है, तो यहां पर 2 तरह के डिस्काउंट है, एक वास्तविक छूट जिसको आप बोलते हैं, मैं यहां से लिख देता हूं, एक बैंकर्स डिस्काउंट, एक ट्रू डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट और एक बैंकर्स डिस्काउंट। देखो जब तक ये समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन क्लियर होगा ही नहीं, इसको समझना ज्यादा जरूरी है। ट्रू डिस्काउंट जो है वो आपका साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट होता है। ट्रू डिस्काउंट क्या होता है, साधारण ब्याज। ठीक है, और बैंकर्स डिस्काउंट क्या होता है, जो बिल वैल्यू पर बैंक रखता है उसको बैंकर्स डिस्काउंट बोलते हैं। बोला जी बिल वैल्यू पर बैंकर ने रखा, बोला ये क्या बात हुई, ये तो समझ में नहीं आई, आएगी भी नहीं ऐसे, एक एग्जांपल से समझ। ठीक है, जैसे मान लो एक आदमी ने 4000 रुपए, यानी कि मान लो एक ए है, ए ने बी से सामान लिया, ए ने किससे सामान लिया, बी से, ए ने बी से सामान लिया और कहा भाई मैं आपको 4000 रुपए दूंगा, लेकिन दूंगा 6 साल बाद। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं यहां पर इस क्वेश्चन को समझाने के लिए। कितने दिन बाद दूंगा, 6 साल बाद। ए कह रहा है ए ने बी से सामान लिया और ए ने कहा मैं 4000 रुपए आपको 6 साल बाद दूंगा, कोई ना कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा, उसके हिसाब से 4000 रुपए बने, और ए ने कहा मैं आपको 6 साल बाद दूंगा। क्लियर है ये बात। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी अमाउंट है, ये क्या है, आपकी अमाउंट है। ठीक है, इसमें अमाउंट AMT ऐसे लिख देते, ये अमाउंट है, इसमें प्रिंसिपल भी है और आपका ब्याज भी है। ठीक, प्रिंसिपल भी है और इसका साधारण ब्याज भी है। ठीक है, अगर ये इसको उसी टाइम 4000 दे देता तो मतलब काम खत्म था।
तो मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूं यहाँ पर कि ए बी से सामान लेता है और उसको कहता है 6 साल बाद आपको 4,000 रुपये दूंगा, और उस एक एग्रीमेंट पे ये साइन कर देते हैं, एग्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, तो अब बी को पैसे देने हैं, 6 साल का समय है। अब बी क्या करता है, अब बी को लगा कि यार मुझे तो पहले पैसे की जरूरत है, और ये अच्छा ये जो एग्रीमेंट हुआ ना ये इन्होंने कर लिया, और जो एग्रीमेंट हुआ उसके बाद बी को जरूरत पड़ेगी और वो कह रहा है कि मेरे को तो 3 साल बाद ही पैसे चाहिए, बी को 3 साल बाद ही पैसे चाहिए। तो ये बैंक में गया और जो एग्रीमेंट था वो लेके चला गया, और वो एग्रीमेंट इसने बैंक में जमा करा दिया। ठीक है, तो बैंक क्या करेगा, ये जो देने थे इसने इस 4,000 रुपए पर 3 साल का, क्योंकि 3 साल बाद गया ना, देने तो 6 साल में, अब ए जो है ए ने बी से लिया था तो 6 साल बाद वो उसको दे रहा है। तो बी ने क्या किया, वो जो एग्रीमेंट था वो लेके चला गया बैंक में, और 3 साल तक बैंक ने तो उस पर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसका ब्याज कैलकुलेट कर लिया, जितना बना, जितना ब्याज बना वो काट के उसको पैसे दे दिए। ध्यान दीजिएगा, 4,000 में से काट के पैसे दिए। क्यों? क्योंकि उसको पहले पैसे की जरूरत पड़ रही है पहले। तो कह रहा है यार मेरे को 4,000 रुपये चाहिए, लेकिन 4,000 में से आप अपना खर्चा पानी, अब देखो वो 4,000 में से कुछ खर्चा पानी तो निकालेंगे ही। ठीक है, तो उन्होंने 4,000 में से अपना इंटरेस्ट काट लिया, कितने साल का, जो बचे हुए 3 साल का है वो काट के इन्होंने रख लिया। तो बैंक को तभी तो फायदा होगा, नहीं तो ऐसे कैसे वो करेगा कि भाई जो पैसा 4,000 रुपये इसको मिलना था, तो उसने क्या किया, उसका 3 साल का इंटरेस्ट काट लिया। तो बेसिकली यहाँ पे मैं थोड़ा सा और ब्रीफ करने की कोशिश करता हूँ, कई बार उतनी सटीकता से बात नहीं बन पाती। ये आपके प्रिंसिपल का ब्याज है, और ये जो है आपकी फाइनल जो वैल्यू है, यानी कि जो अमाउंट बनेगी उसका ब्याज काट के, कोई पहले पैसे अगर लेता है तो उसका ब्याज काट के बैंक ने उसको उसमें से पैसे दे दिए। भाई देखो मैं पैसा जमा करा रहा हूँ, 6 साल के लिए करा रहा हूँ, तो 6 साल बाद मेरे को 4,000 मिलने चाहिए। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि ना, जैसे कहते हैं ना एक एफडी वगैरह टूट गई, तो उसमें क्या करते हैं, वो ब्याज काट के फिर उसका पैसा दे देते हैं। तो बस बेसिकली वही बात है, ये बैंकर्स डिस्काउंट होता है, तो ब्याज काट के उसको पैसा दे दिया। ठीक है, फिर भी अगर आपको दिक्कत आए तो आप इसको सर्च कर लेना, लेकिन फिलहाल इसको करने के जो तरीके हैं, 2-3 तरीके हैं इसको करने के, लेकिन मैं एक थोड़ा सा आसान तरीके की बात करता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 साल बाद देय राशि, यानी कि जो पैसा 2 साल बाद देना है, उस पे जो बैंकर्स डिस्काउंट है, यानी कि जो बैंक का डिस्काउंट है, वो वास्तविक डिस्काउंट का, यानी कि ट्रू डिस्काउंट का 11/10 है, ऐसा वो बोल रहे हैं। बैंकर्स की छूट वास्तविक छूट का 11/10 है। क्लियर है? ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊं इस बात को, कि अगर ट्रू डिस्काउंट 1 है, अगर ट्रू डिस्काउंट 1 है तो बैंक का डिस्काउंट कितना बना, 1 × 11/10, यानी कि 1.1। यानी कि अगर साधारण ब्याज 1 है तो बैंक का 1.1 बन गया, यानी कि बैंक को फायदा है, यानी कि ये ज्यादा होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में हालांकि लिखा हुआ है, तो यहाँ पे याद रखना आप, फॉर्मूला क्या होता है कि अगर मैं बैंकर्स डिस्काउंट में से ट्रू डिस्काउंट को माइनस कर देता हूं, अगर इस बैंक, यानी कि बैंक का डिस्काउंट ज्यादा है ना, इसमें से अगर मैं ट्रू डिस्काउंट को ज्यादा माइनस कर देता हूं, तो ये ट्रू डिस्काउंट का रेट इनटू टाइम अपॉन 100 के बराबर होता है। फॉर्मूला होता है ना आपका PRT/100। ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस होता है, दोनों डिस्काउंट का जो डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होता है, ट्रू डिस्काउंट इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन खत्म हो गया। बीडी की वैल्यू यहां से रखेंगे 11/10 TD माइनस TD इक्वल टू TD इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। 10 से कम 10 तो 10 TD माइनस 11, 11 TD माइनस 10 TD करेंगे, तो इसको इधर लिख दे रहा हूं मैं। 10 से कम 10, 10 TD, 11 TD में से 10 TD गए तो 1 TD बच गया, बटे में 10, 1/10 इक्वल टू TD इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। TD से TD कट गया, 0 से 0 कट गई। टाइम आपको क्वेश्चन में 2 साल दे रखा है, टाइम तो 2 साल दे रखा है ना, ये देखो लिखा है 2 साल बाद, 2 से ये 5 पे कटा, तो रेट यहां से आ रहा है 5%, तो रेट आएगा आपका 5%। 5% कहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा।
तो ये करना था भाई, यहाँ पे रेट आपका 5%। क्लियर है, बात याद रहेगी? तो इस तरीके से आप इसको करें, ठीक है। हो सकता है एग्जाम्पल इतना अच्छे से नहीं समझ में आया हो, लेकिन मैं फिर एक छोटी सी लाइन बता देता हूँ कि नॉर्मल पैसे पे जो ब्याज लगता है, जिसे आप सिंपल इंटरेस्ट करते हैं, वही होता है ट्रू डिस्काउंट। लेकिन अगर आपने बैंक में कोई पैसा रखा, तो आपको 6 साल बाद मिलना है, और आप 3 साल बाद ले जाके कहते हो उसको दे दो, तो बैंक क्या करता है कि आपको जो मिलना था उसका 6 साल बाद जितना बन के मिलना था, उसका ब्याज काट लेता है, जितने बचे हुए टाइम से पहले। मतलब आपने 3 साल बाद लिया तो 3 साल बच गए ना। आप 4 साल बाद लोगे तो 2 साल का ब्याज काट लेगा बैंक उस पर। 2 साल का ब्याज काट के जो रखेगा वो आपका बैंकर्स डिस्काउंट होगा, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस होता है ट्रू डिस्काउंट इन टू रेट इन टू टाइम बाई 100, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेना इसको। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 110 नंबर। क्वेश्चन है कि गणितीय पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करने के लिए किस दृष्टिकोण का उल्लेख तार्किक और मनोवैज्ञानिक संतुलन के संयोजन के रूप में किया गया है? Which approach is mentioned as a combination of logical and psychological balance in organizing a mathematics curriculum? ठीक है। तो भाई किस आधार पर इसको किया जाता है? तो जो अप्रोच दे रखी है, पहली अप्रोच है टॉपिक अप्रोच यानी कि विषय दृष्टिकोण, दूसरा है सर्पिल अप्रोच यानी कि स्पाइरल, और तीसरा है कॉन्सेंट्रिक अप्रोच यानी कि सकेंद्रीय दृष्टिकोण, और साइकोलॉजिकल अप्रोच यानी कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो भाई इसके अंदर जो होता है, जो करिकुलम तैयार होता है इसमें, वो स्पाइरल यानी कि सर्पिल दृष्टिकोण के आधार पर होता है। सर्पिल दृष्टिकोण कैसा होता है? अ, इसमें छात्र की शिक्षा के दौरान मूलभूत विषयों को कई बार दोहराना शामिल होता है, जिसमें प्रत्येक क्रमिक मुलाकात पिछली मुलाकात पर आधारित होती है और अधिक गहराई और जटिलता से पेश की जाती है। यह विधि गणितीय अवधारणाओं के तार्किक अनुक्रम को शिक्षार्थियों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संतुलित करती है, जिससे समय के साथ साथ ज्ञान को मजबूत और मजबूत बनाया जाता है और विस्तारित किया जाता है। तो स्पाइरल अप्रोच जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है इसमें, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपने इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित वह भाषा है जिसे भगवान ने ब्रह्मांड की रचना की, यह किसका कथन है? तो ये मैथमेटिक्स की स्टेटमेंट है, जो दिए हैं अलग अलग साइंटिस्ट ने, उनको नाम आपको दिए गए हैं, उनको आपने याद करना है। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज विच विद विच गॉड रोट द यूनिवर्स, ये किसने कहा था? इसके जो साइंटिस्ट है आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, गैलीलियो, और लास्ट इज पाइथागोरस। तो आंसर सही रहेगा इसका ऑप्शन 3, विच इज गैलीलियो गैलीली, ठीक है। तो गैलीलियो ने कहा था ये, तो इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विवर्त वाक्य px के निषेध का सत्य समूह क्या दर्शाता है? वट रिप्रेजेंट द ट्रूथ सेट ऑफ द नेगेशन ऑफ एन ओपन सेंटेंस px, द यूनियन ऑफ द यूनिवर्सल सेट u एंड px। अब देखो बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये किसको दर्शाता है? सार्वभौमिक u एंड px का संबंध, द इंटरसेक्शन ऑफ px एंड u, px और इसका सर्वनिष्ठ, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ट्रूथ सेट ऑफ px, p के सत्य समूह का पूरक, और द ट्रूथ सेट ऑफ px इटसेल्फ। तो आप इसका जो आंसर देखेंगे वो आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, ठीक है। ज्यादा एक्सप्लेनेशन मेरे पास भी नहीं है इसका, ठीक है। p के सत्य समूह का पूरक यानी कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ट्रूथ सेट ऑफ px, तो ये कर लेना आप इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणितीय कथन की सत्यता स्थापित करने की विधि को क्या कहा जाता है? What is the method called that establishes the truth of mathematical propositions? उसको हाइपोथेसिस अनुमान, कंजक्चर या परिकल्पना, प्रूफ प्रमाण, या अजम्पशन धारणा। तो सही आंसर इसका प्रमाण होगा, प्रूफ। यहाँ पे बोल रहा था कि गणित कथन की सत्यता यानी कि वो सही है या नहीं है, उसको स्थापित करने के लिए, उसको बताने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो प्रूफ, प्रमाण। कोई भी चीज अगर आप कहते हो कि भाई ये बिल्कुल सत्य है, उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है, ठीक है। प्रमाण बेसिकली एक कठोर तर्क है जो गणितीय कथन की सत्यता को स्थापित करता है, जबकि परिकल्पना यानी कि कंजक्चर क्या होता है? ये आगे की जांच के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में सीमित साक्ष्य के आधार पर प्रस्तावित एक स्पष्टीकरण है परिकल्पना के बारे में, ठीक है। आगे की जांच के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में सीमित साक्ष्य यानी कि कम हमारे पास उसके एविडेंस है, उसके आधार पर
एक स्पष्टीकरण दिया गया है, ठीक है। जबकि अनुमान हाइपोथेसिस क्या होती है, एक कथन है जिससे अवलोकनों के आधार पर सत्य माना जाता है। अनुमान का मतलब भाई ऐसा हो सकता है, ठीक है। अवलोकनों मतलब ऐसा ऐसा पहले हुआ था तो उसके हिसाब से ये हो सकता है, उसके आधार पर इसको सत्य माना गया है, लेकिन औपचारिक रूप से ऐसा सिद्ध नहीं किया गया है। जबकि धारणा की एजम्पशन की बात की जाए तो बिना प्रमाण के सत्य या निश्चित रूप से होने वाली बात के रूप में स्वीकार की गई कोई चीज जो है वो एक धारणा होती है, ठीक है। तो ये था आपका इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर की किस भारतीय गणितज्ञ ने 19वीं सदी की शुरुआत में संख्या सिद्धांत, अंशात्मक अवकलन तथा दीर्घवृत्तीय फलनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? विच इंडियन मैथमेटिशियन मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ नंबर्स, फ्रैक्शनल डिफरेंशिएशन एंड एलिप्टिकल एलिप्टिक फंक्शन इन द अर्ली 19th सेंचुरी? ब्रह्मगुप्त ब्रह्मगुप्त, श्रीनिवास रामानुज, आर्यभट्ट और बोधायन। तो इसका सही जवाब जो रहेगा वो आपका रामानुज, श्रीनिवास रामानुज, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब रहेगा। ब्रह्मगुप्त जो थे ये एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ हैं जिन्हें एक संख्या के रूप में शून्य के पहले व्यवस्थित उपयोग, यानी कि शून्य के पहले व्यवस्थित उपयोग, ऋणात्मक संख्याओं के साथ अंकगणित के नियमों और चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल के सूत्र के लिए जाना जाता है, इसको ब्रह्मगुप्त को। जबकि बात करें अगर आर्यभट्ट की, तो आर्यभट्ट भारतीय गणित और खगोल विज्ञान के रूप में अग्रणी रहे हैं। उन्हें स्थान मान प्रणाली, जिसका अर्थ शून्य का उपयोग था, ठीक है, शून्य का उपयोग विकसित करने, पाई के मान के लिए 4 दशमलव स्थान तक इन्होंने जो है उसकी वैल्यू बताई थी, अनुमानित पाई का जो मान निकालते हैं 4 दशमलव स्थान तक, और साइन जैसे त्रिकोणमितीय कार्यों के लिए श्रेय दिया जाता है किसको? आर्यभट्ट को। तो याद रखना आपने ये। जबकि बोधायन के बारे में बात की जाए तो एक प्राचीन भारतीय ऋषि और गणितज्ञ रहे हैं हमारे बोधायन, जिन्होंने शुल्ब सूत्र की संरचना की थी। अब बोलेगे शुल्ब सूत्र क्या होता है, तो जिसे आप पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इनका जो था उसके बारे में इन्होंने बताया था बोधायन ने, ठीक है। तो ये आपका था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि ए बी सी 3 स्वेच्छ बिंदु हैं तब इन बिंदुओं से गुजरने वाले समतलों की संख्या कितनी होगी? इफ ए बी सी आर 3 आर्बिट्रेरी पॉइंट, द नंबर ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स आर। ये 3 बिंदु हैं, स्वेच्छी का मतलब अपनी इच्छा से। तो तुम मुझे बताओ, मान लो ये मैंने 3 बिंदु ले लिए यहाँ पे इस बोर्ड पे, तो कितने प्लेन इनसे पास हो रही है, कितनी सतहों से ये गुजर रहा है? तो एक ही सतह से गुजर रहे हैं, तो ध्यान रखना इसका आंसर बनेगा ऑप्शन 1। एक प्लेन सतह पर ध्यान दीजिएगा, समतलों की संख्या, गुजरने वाले समतलों की संख्या, समतल, तो एक ही समतल गुजरेगा जो तीनों बिंदुओं से होकर जाएगा। तो 115 का ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। 116, कौन सा गणितीय सूत्र अक्सर गणित में सबसे असाधारण और सुंदर परिणामों में से एक माना जाता है क्योंकि यह असंबंधित लगने वाली संख्याओं को आपस में जोड़ता है? असंबंधित, जिनका कोई संबंध नहीं है, उनको आपस में जोड़ता है। तो विच मैथमेटिकल फॉर्मूला इज ऑफन रेफर टू एज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एंड ब्यूटीफुल रिजल्ट इन मैथमेटिक्स ड्यू टू इट्स कनेक्शन ऑफ द सीमिंगली अनरिलेटेड क्वांटिटीज, ठीक है। तो इसके लिए जो ऑप्शन आपके दे रखे हैं, सबसे पहला है पाइथागोरस प्रमेय, दूसरा है यूलर्स आइडेंटिटी, तीसरा है फर्मेंटाज लास्ट थ्योरम, और लास्ट वन इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो कितने खतरनाक खतरनाक हैं। तो यहाँ पे जो है सेकंड विच इज यूलर्स आइडेंटिटी, यानी कि यूलर की जो आइडेंटिटी है इसको सबसे असाधारण और सुंदर परिणामों वाले बोला गया है। और ये बेसिकली क्या होती है? ये होती है आपकी e की पावर आई पाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। e की पावर आई पाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, जहां पे ये 5 चीजों को आपस में जोड़ रहे हैं, ठीक है। 5 फंडामेंटल मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स को आपस में जोड़ रहे हैं, ठीक है। ये एक मिनट, ये बेसिकली जो यूलर्स आइडेंटिटी है, ये बेसिकली 5 फंडामेंटल आइडेंटिटीज या फंडामेंटल कांस्टेंट को, आइडेंटिटी नहीं कहेंगे, फंडामेंटल कांस्टेंट्स को आपस में जोड़ रहा है। कांस्टेंट वो जो आपके क्या होते हैं, फिक्स हो, जो चेंज ना हो। कौन कौन से हैं? पहले नंबर का कौन सा है? ई, विच इज बेस ऑफ लोगेरिथम, ठीक है, बेस ऑफ लोगेरिथम। लोग होता है ना, लोग ई ऐसे लिखते हैं ना, लोग ई,
तो ये जो ई होता है ये बेस होता है लोगरिथम का। आई स्टैंड फॉर आयोटा। आयोटा यानी कि इमेजिनरी नंबर। आई इमेजिनरी नंबर होते हैं, जैसे -1 का रूट, ये इमेजिनरी नंबर है। आई आई फॉर आयोटा। नंबर 3, 3 होता है पाई। पाई पाई सभी को पता है, 22/7 जिसको आप बोलते हैं, विच इज पाई। ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पे 1। 1 क्या है? 1 जो होता है, दिस इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। अब ये क्या होता है? 1 की आप किसी से भी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी वो नंबर होता है जिसके अगर किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा। जैसे 5 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 5 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो इसलिए इसको मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। और नंबर 5 जो है, विच इज 0, विच इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि अगर किसी नंबर में मैं इसको जोड़ूंगा तो वो सेम ही रहेगा। जैसे मैंने कहा 7 + 0, दिस इज अगेन 7। तो ये होता है एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि जोड़ने पर उसका मान चेंज ना हो, इसको गुणा करने पर उसका मान चेंज ना हो। तो ये देखो 1 2 3 4 5, तो ये इन सबको जोड़ती है आपकी यूलर्स आइडेंटिटी। ठीक है, तो जवाब इसका रहेगा ऑप्शन 2। ठीक है, तो ये सबसे मतलब सुंदर परिणामों में से एक माना जाता है मैथमेटिक्स में। नंबर 117। 117 जो है आपका क्वेश्चन है आपका एल्जेब्रा से रिलेटेड। एल्जेब्रा भी कह सकते हैं, इंडेसिस सर्ट्स, घातांक नियम भी बोल सकते हैं। कह रहे 2n + 2n - 1 2n + 1 -2n किसके बराबर होगा? देखो यहाँ भी 2n दिख रहा है, अगले में भी दिख रहा है, तो 2n कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 1 + 2n - 1। ठीक है, देखो बेसिकली क्या होता है, 2n - 1, दिस इज इक्वल टू 2n × 2n - 1, ये इसके बराबर होता है। इसको मैं खोलूंगा तो ये ऐसे होता है, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, लॉज ऑफ इंडिसेस है ये। तो यहाँ 2n है, इसमें भी 2n है, तो ये दोनों में से कॉमन ले लिया जाएगा, तो ऊपर बचेगा यहाँ 1, इसकी जगह बचेगा 1, और यहाँ बचेगा 2n - 1। ठीक है, इसको समझने के लिए ऐसे ही बोल सकते हैं, इसमें भी 2n है, इसमें भी 2n है, तो 2n कॉमन ले लिया, तो 2n कॉमन ले लिया तो ये 1 गिरे ना, इसलिए ये 2n रह जाएगा। ठीक है, और माइनस में क्या बनेगा? 1। ये तो सारा बाहर आ गया, तो माइनस में क्या बना? 1 बना। इसको सोल्व कर दो, ये तो आपस में कट गया। ये 1 + 2n - 1 को आप सोल्व करेंगे 1/2 बना के, तो 2 एकम 2 और 1, 3/2 अपोन में 2n होता है 2, 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा, तो आंसर क्या बन गया? 3/2। तो 3/2 ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है, ये जवाब आ गया। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर? अगला क्वेश्चन 118। निम्नलिखित में से कौन सी विधि गणितीय सामग्री के शिक्षण में शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टीचिंग स्ट्रेटजी फॉर मैथमेटिकल कंटेंट इन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स? कौन सी शामिल नहीं है भाई? एक्टिविटी बेस्ड मेथड, क्रियाकलाप आधारित विधि, भाई क्रियाकलाप करेंगे तभी तो कुछ सीखेगा, ये तो शामिल है भाई इसमें। ह्यूरिस्टिक विधि, अन्वेषणात्मक विधि, क्रैमिंग मेथड, रटने की विधि, भाई क्रैमिंग, रटने को कौन मारेगा? बोला भाई रट्टे मारो, रट्टे से थोड़ी सीखा जाएगा, तो आंसर 3 ही होना चाहिए। लास्ट है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, यानी कि आगमनात्मक और निर्गमनात्मक विधि। सही जवाब बनेगा ऑप्शन 3, क्रैमिंग मेथड, तो ये शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 119 नंबर। यदि एबीसी विमाओं वाले घनाभ का आयतन v तथा पृष्ठ क्षेत्रफल s है तो 1/v बराबर है। इफ v बी द वॉल्यूम एंड s बी द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस abc, देन 1/v इज इक्वल टू। देखिए सबसे पहले तो हमारे पास एक घनाभ है, क्यूबॉइड जिसको आप बोल रहे हैं यहाँ पर, इस तरह का होता है। ठीक है, मैंने इसकी जो विमाएं हैं वो ए बी और सी दे रहे हैं, ए बी और सी। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ये दे दिया आपको। अगर इसका वॉल्यूम v है तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होगा एल बी, सॉरी ए बी सी। एल बी क्यों लिख रहा हूँ भाई, दिस इज ए बी सी, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ए बी सी इसकी साइड है, बी इसका वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम होगा ए इंटू बी इंटू सी। और पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सतही क्षेत्रफल विच इज एस, एस क्या होगा? ट्वाइस ऑफ ए बी
प्लस बी सी प्लस सी ए। ये फॉर्मूले होते हैं भाई, याद रखने हैं आपको। इसकी सारी सतहों का क्षेत्रफल स्क्वायर का, सॉरी क्यूब का था 6a² और इसका होता है ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो 1/v किसके बराबर है? 1/v। तो 1/v तो 1/abc के बराबर होगा, क्यों भाई? 1/v इसके हिसाब से देखें तो 1/abc के बराबर होगा। तो अब देखते हैं ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। अब ऑप्शन तो बड़े खतरनाक बना रखे हैं। 1/v 1/abc के बराबर है। तो आप देखिएगा यहाँ पे, अगर ऑप्शन 1 को देखूंगा तो ये लिखा है s/2 इंटू a प्लस बी प्लस सी। एस की वैल्यू तो क्या है? एस की वैल्यू फर्स्ट ऑप्शन को देख रहे हैं, एस की वैल्यू है ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। और अपोन में लिखा है, ये एस की वैल्यू लिखी है बाई 2, s/2। तो s की वैल्यू ये पूरी लिख दी बाई 2 और इनटू में a प्लस बी प्लस सी। तो मुझे बताओ ये कट गया, क्या ये 1/abc के बराबर आया है? नहीं आया। तो ऑप्शन 1 तो आंसर है ही नहीं। फिर इसकी बात करते हैं। 2/s, 2/s, s की वैल्यू रख दो भाई, ये मैं s की वैल्यू रख रहा हूं, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, इनटू में ब्रैकेट में इसको मैं सोल्व कर दूं सीधा, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ए बी सी एलसीएम आ गया, तो a से a कट गया बी सी, बी से कट गया तो ए सी और सी से कट गया तो ए बी। ठीक है भाई। तो ए बी लिखा हुआ है, बी सी लिखा हुआ है, सी ए लिखा हुआ है, तो इससे ये पूरा कट गया। तो ये किसके बराबर आया? 1/abc। तो इसके बराबर आ गया ना। फिर कौन सा वन आंसर? 2 बना। तो ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आपने इस एस की वैल्यू को यहां से चिपका देना है। एस की वैल्यू रखी है बस, मैंने 2 तो लिखा ही होता पहले से, एस की वैल्यू मैंने चिपका दी और इसका एलसीएम लेके कर दिया सोल्व, तो इससे ये कट गया, तो 1/abc आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका आंसर बनेगा। आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, जहां पर आंसर मिले तभी छोड़ देना। अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 50 मीटर लंबी ट्रेन 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी? अ 50 मीटर लॉन्ग ट्रेन पासिस अ 100 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 10 सेकंड, द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ध्यान रखना, आपसे स्पीड पूछ रहे हैं। स्पीड होती है आपकी डिस्टेंस अपोन में टाइम। ठीक है, जो चाल है आपकी दूरी बटे में समय के बराबर होती है। तो 50 मीटर की ट्रेन अगर 100 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो कुल दूरी होगी 50 प्लस 100 और समय लग रहा है इसको 10 सेकंड का। ठीक है भाई, क्लियर है? ध्यान रखना, जब भी रेल किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो देखो ये रेल आ रही है और ये इसको पार करना शुरू कर गई। ये जब तक पूरा पार नहीं करेगी जब तक ये लास्ट नहीं आ जाएगा। तो इसने इसने खुद को ही पार किया और इसको ही पार किया, तो कुल दूरी जो होगी दोनों की लेंथ के बराबर होगी। ठीक है, तो ये बन गया 150 बटे में 10 कट गया, तो ये आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। लेकिन मुझे किलोमीटर पर आवर में बताना है, तो इसके किलोमीटर प्रति घंटा के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर दें। 18 ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैथ्स के क्वेश्चन तो इजी दिए हुए हैं, एक्सेप्ट एक क्वेश्चन जो आपका ट्रू डिस्काउंट वाला आया था, तो ऑप्शन 3 इसका जवाब रहेगा। ठीक है, तो ये करना है आपने। 120 क्वेश्चन जो है हमारे डिस्कस हो चुके हैं सारे। क्लियर? तो देख लेना करके, कहीं कोई दिक्कत आए तो बताना फिर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय, टेक केयर।